हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकारत डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सीए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था इंड एस 19 एंड द नेम ऑफ इंड एस 19 इज एम्प्लॉई बेनिफिट्स। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स में मैंने अभी तक आपको जितना भी करवा दिया है वो एक बार आपको याद करवा दूं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब कुछ नहीं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, स्किल्ड, अनस्किल्ड, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द होल टाइम डायरेक्टर। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है वो हमारा एम्प्लॉय नहीं होगा, वो किसका होगा? तो क्या मैन पावर एजेंसी का एम्प्लॉय होगा। वहां पे सिंपल आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, कुछ लीगल अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, बट सब्सटेंस ओवर फॉर्म चेक करूं तो मुझे वहां पे कुछ आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मिलना चाहिए। हम यहां पे जस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ही कंसीडर करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस को कंसीडर करने वाले नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय बेनिफिट? तो एम्प्लॉय बेनिफिट कुछ नहीं था, एम्प्लॉय को दो या उसके रिलेटिव को दो, आइदर इन कैश दो या काइंड दो, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट दो, क्या आफ्टर एम्प्लॉयमेंट दो। पर अगर ईसॉप है तो ईसॉप हम यहां पे उसको कंसीडर करने वाला नहीं है। रीजन उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिकली इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट था। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट: शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टर्मिनेशन एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ जिसका भी पेमेंट करने वाले हो आपके लिए शॉर्ट टर्म होगा। आफ्टर 12 मंथ जो भी पेमेंट करने वाले हो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म होगा। एग्जिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जिसका भी पेमेंट करने वाले हो आपके लिए टर्मिनेशन होगा। एंड आफ्टर रिटायरमेंट जो भी पेमेंट करने वाले हो वो आपके लिए कौन सा होगा? तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। शॉर्ट टर्म का बेस एग्जांपल था सैलरी, लॉन्ग टर्म का बेस्ट एग्जांपल था रिटेंशन बोनस, आपका टर्मिनेशन का बेस्ट एग्जांपल था वीआरएस, एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का बेस्ट एग्जांपल था दैट इज नथिंग बट द पेंशन। हमने उसके बाद स्टार्ट किया था शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का अकाउंटिंग। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब व्हाट? जिसका पेमेंट आपको बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ्स में पेमेंट कर देना है। सिंपल बोलूं, मैंने पूरे टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज नथिंग बट कि अगर सिंपल कौन से 3 पार्ट थे? एक सैलरी, वेजेस एंड बोनस, दूसरा था आपका शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस, एंड तीसरा था दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान। सैलरी, वेजेस एंड बोनस का अकाउंटिंग बहुत सिंपल था। अगर उसका पेमेंट कर दिया तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर उसका पेमेंट करना बाकी है तो पेएबल क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ एडवांस में पेमेंट करके रखा है तो क्या बोल दोगे? उसको प्रीपेड बोल दोगे। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के एक्सपेंस को कभी भी आपको डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट अमाउंट से ही रिकॉर्ड कर देने का। रीजन ये था कि उसका विद इन 12 मंथ्स उसका पेमेंट हो ही जाने वाला है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस। हमारी लैंग्वेज में बोलूं तो वो लीव एनकैशमेंट था। याद करो, उसके 2 पार्ट किए थे, नॉन अक्यूमुलेटिंग एंड अक्यूमुलेटिंग। अगर वो नॉन अक्यूमुलेटिंग है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, पर अगर वो अक्यूमुलेटिंग है तो कहने से उसके 2 पार्ट किए थे। एक था वेस्टेड, दूसरा था नॉन वेस्टेड। वेस्टेड मतलब व्हाट? तो कि लीव के सामने कैश मिले। नॉन वेस्टेड मतलब व्हाट? तो कि लीव के सामने लीव मिले। इफ इट इज अ वेस्टेड तो कहने से आप 100% खर्चा रिकॉर्ड कर देते थे, बट इफ इट इज अ नॉन वेस्टेड तो कहने से आप पास्ट एक्सपीरियंस चेक करके आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रीजन ये था, वेस्टेड में कैश मिलने वाला है, एंड अगर कैश मिलने वाला है तो वो कैश को कोई छोड़ने वाला नहीं है, सब लोग कैश ले ही लेंगे। पर नॉन वेस्टेड में लीव मिलने वाला है। इट में भी पॉसिबल अब वो लीव को यूटिलाइज करो या ना भी करो। उसके बाद हमने किया था प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान। अगर आप आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोल रहा है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर ईयर्स अगर मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको मेरे प्रॉफिट में से थोड़ा शेयर दूंगा, तो सिंपल जब वो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान का आज से आपको प्रोविजन करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टर्मिनेशन बेनिफिट्स। टर्मिनेशन बेनिफिट्स मतलब व्हाट? एम्प्लॉय की रिटायरमेंट एज से पहले उसको कुछ जाने के लिए बोल रहे हो, या क्या हो सकता है? तो कहना से वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है। आपका कोई भी अगर टर्मिनेशन बेनिफिट्स है वो इमीडिएटली चार्ज कर देने का पड़ेगा पीएनएल में। मैंने बेस्ट एग्जांपल बोला था, बैंकिंग सेक्टर में वीआरएस आया था तो सिंपल उसको खर्चा इमीडिएटली चार्ज कर देना पड़ेगा पीएनएल में। पर यस, इट मे बी पॉसिबल कि अगर आप क्या करो तो आप उसको बोलो कि ले पकड़, थोड़ा पेमेंट आज ले ले, बाकी का पेमेंट मैं आपको 1 या 2 साल के बाद दूंगा। इन दैट सिचुएशन आप जो 1 या 2 साल के बाद मतलब जो आफ्टर 12 मंथ जो भी पेमेंट करने वाले हो उसका आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूं दैट इज नथिंग बट हमने स्टार्ट किया था लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। वो दोनों का अकाउंटिंग साथ में किया था। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब व्हाट? जिसका पेमेंट आपको 12 महीने के बाद करना है। सिंपल उसके मेन 2 टाइप थे, एक था डीसीपी, दूसरा था डीबीपी। डीसीपी मतलब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डीबीपी मतलब डिफाइंड बेनिफिट प्लान। सबसे पहले मैं आपको याद करो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में कुछ नहीं था, एम्प्लॉयर को कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर कंट्रीब्यूशन करते रहने का। जब एम्प्लॉय रुपए लेने के लिए आएगा वो हमारे पास नहीं आएगा, कोई वो थर्ड पार्टी के पास जाएगा, उसमें एम्प्लॉयर का कोई एक्चुअल रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क रहने वाला नहीं है। जस्ट वंस कंट्रीब्यूटेड मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। सिंपल में याद करो, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का एग्जैक्ट अकाउंटिंग
आपका शॉर्ट टर्म की तरह ही होता था। क्लियर, अगर पेमेंट कर दिया है तो बैंक अकाउंट, पेमेंट करना बाकी है तो पेएबल, एंड अगर कुछ आपने एडवांस में पेमेंट करके रखा है तो हम उसको क्या मान लेते थे, प्रीपेड कंसिडर कर लेते थे। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान टोटल 3 टाइप के हो सकते हैं। इट मे बी अ स्टेट प्लान, इट मे बी अ मल्टी एम्प्लॉयर प्लान, और इट मे बी अ इंश्योर्ड बेनिफिट प्लान। स्टेट प्लान कौन चलाएगा, कोई भी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी उसको मैनेज करता है। मल्टी एम्प्लॉयर, नाम में ही लिखा है, एक से ज्यादा एम्प्लॉयर मिलके अपना खुद का ट्रस्ट जैसे चालू कर देंगे, पीएफ ट्रस्ट बोलते हैं उसको। क्लियर। अच्छा, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान में कंडीशन थी वो अंडर कॉमन कंट्रोल वाली 2 कंपनी ये प्लान स्टार्ट नहीं कर सकते, एंड वो सिंपल अनरिलेटेड पार्टी होना चाहिए। रिलेटेड पार्टी हो गए तो भी वो प्लान चालू नहीं कर सकते। इंश्योर्ड बेनिफिट प्लान में कुछ नहीं होता, इंश्योरेंस कंपनी के पास से पॉलिसी ले लो, टाइम टू टाइम इंश्योरेंस कंपनीज को प्रीमियम का पेमेंट करते रहो, एंड जब एम्प्लॉइज को अमाउंट लेने के लिए आएगा वो आपके पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में कोई भी रिस्क एम्प्लॉयर का रहने वाला नहीं है, वो पूरा रिस्क एम्प्लॉई का होगा, एंड उसको जो भी अमाउंट रिकवर करना है वो थर्ड पार्टी के पास है, वो कभी भी रिकवर कर सकता है। उसके बाद लास्ट में हमने स्टार्ट किया था डिफाइंड बेनिफिट प्लान। मैं मेरे एम्प्लॉइज को कुछ एक बेनिफिट पहले से डिफाइन करके दे देता हूं। लाइक मैंने लास्ट एग्जांपल में बोला था, मैं मेरे एम्प्लॉय को बोलूं तू जब यहां से रिटायर होगा तब तेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 25% इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज जितना मैं पेमेंट करूंगा। मेरे पास 3 फैक्टर थे, एक था लास्ट ड्रॉन सैलरी, एक था 25% और एक था कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। उसमें से जस्ट एक ही फैक्टर फिक्स था 25%। हमको ना तो लास्ट ड्रॉन सैलरी पता है, ना तो हमको कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज पता है। वो लास्ट ड्रॉन सैलरी एंड कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज को फ्रेंड्स हम क्या करते थे, तो क्या एस्टीमेट करते थे, एंड एस्टीमेट करने के बाद हमको लग रहा था कि उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी 1000 होगा, 25% एंड वो हमारे वहां पे 4 साल तक काम करेगा, तो हमको एट द एंड ऑफ द 4th ईयर उसको 1000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर का मैं सम आपको रिपीट कर रहा हूं, पर वो 1000 का खर्चा मेरे लिए आज का है, 4 साल के बाद का है, कि टोटल 4 साल का है, तो कहने से वो मेरा टोटल 4 साल का खर्चा है, एंड आपको 4 साल में थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देना पड़े। उसके बाद कहने से हमने यूनिट निकाला था, 1000 डिवाइडेड बाय 4 करके पर एनम 250 आ रहा था। फिर हम डायरेक्टली 250 उसको रिकॉर्ड नहीं करते थे, 250 को भी हम क्या करते थे, डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू पर लाते थे, एंड जो भी हमारा आंसर आता था वो करंट सर्विस कॉस्ट होता था। एवरी ईयर वहां पे कहना हम इंटरेस्ट ऐड करते रहते थे, एंड लास्ट में हमारा जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का बैलेंस है वो मैच हो जाता था। क्लियर। बढ़िया से बोल दूं, ये सब कुछ क्लासरूम में बैठे बैठे बोलना ईजी है, इन अ प्रैक्टिकल लाइफ आपको बहुत सारे एस्टीमेट करना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने बोला था डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का काउंटिंग करने के लिए आपके पास 2 चॉइस है। एक, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड यूज करो, अगर आपको वो मेथड यूज करना नहीं आता है तो किसका रिपोर्ट ले लो, एक्चुअरी का रिपोर्ट ले लो। इन प्रैक्टिकल लाइफ मोस्टली हर एक कंपनीज क्या करती है, तो सिंपल वो एक्चुअरी का रिपोर्ट ले लेती है, एंड मैंने आपको लास्ट में डिफाइंड बेनिफिट प्लान की भी थियरी लिखवा दिया था, पर हमने एक भी एग्जांपल अभी तक किया नहीं है। क्लियर। तो सबसे पहले आज एग्जांपल से स्टार्ट करें। मैं आपको एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लिखवा रहा हूं, आपको एग्जांपल वो लिखना है। क्लियर। उसके बाद साथ में सॉल्व करेंगे। चलो लिखो एग्जांपल। A lump sum benefit equal to 1% of final salary for each year of service, is payable on termination of service, clear। नेक्स्ट लिखना, the salary in year 1 is rupees 10,000 and is assumed to increase at the rate of 7% per annum. Clear? Expected employment term,
एम्प्लॉयमेंट टर्म इज 5 years। आपको लग रहा है कि आपका एम्प्लॉय यहां पे कितने साल तक काम करेगा? 5 साल। डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 10%। पास रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज, पास रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल ईयर्स। क्लियर? एक मिनट, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंडेक्स 19 का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट की कुछ बात चल रही है। उसके बाद ये चेक करो वेदर इट इज अ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के लॉन्ग टर्म। तो फ्रेंड्स, कैन आई से इट इज योर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट? इफ इट इज योर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, तो कैन आई से आपको साथ में यह भी पता होना चाहिए कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। तो कैन आई से आपके लिए डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। आपने आपके एम्प्लॉय को बोला है कि मैं तुझे तेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 1% इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज जितना पेमेंट करूंगा। मुझे आज की सैलरी बोल दिया है कि 10,000 रुपीज है। वो 10,000 को बेस लेके सबसे पहले तो मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होगी। अब लास्ट ड्रॉन सैलरी के लिए साथ में आपको यह पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय आपके लिए कितने साल तक काम करने वाला है। तो मुझे बोला है कि मेरे एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट टर्म आज की 5 साल है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं लास्ट ड्रॉन सैलरी का कैलकुलेशन कर रहा हूं। क्लियर? तो फ्रेंड्स, अगर हम आंसर लिखे तो सबसे पहले तो आपको यह कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना होगा। ध्यान से समझना, ये 10,000 रुपीज की सैलरी आज की है। आज की मतलब ईयर 1 की है। नेक्स्ट ईयर कैन आई से 7% बढ़ेगा इंटू 1.07 किया, मतलब सेकंड ईयर में आ गया। इंटू 1.07 मतलब मैं थर्ड ईयर में आ गया। इंटू 1.07 मतलब फोर्थ ईयर में आ गया। एंड इंटू 1.07 मतलब मैं कौन सी ईयर में आ गया? 5th ईयर। आप जल्दी जल्दी में क्या कर देते हो? 1.07 रेज़ टू 5 कर देते हो। आंसर इज नो। 7% का ग्रोथ रेट जस्ट 4 बार ही ऐड होगा। रीजन समझाऊ, आज मैं फर्स्ट ईयर में खड़ा हूं, आज मेरी सैलरी 10,000 रुपए, तो नेक्स्ट ईयर 7% बढ़ेगी। मतलब एक बार ऐड किया, मतलब मैं दूसरे ईयर तक पहुंच गया था। नेक्स्ट ईयर अगेन 7%, नेक्स्ट ईयर अगेन 7%, नेक्स्ट ईयर अगेन 7%। तो एक्चुअली अब जो 7% का ग्रोथ रेट ऐड करोगे ना, वो जस्ट आपको कितने साल करना है? 4 साल। और अगर ये करोगे तो आपको मिल जाएगा। चेक करो आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी आपको कितना लग रहा है। तो कहने से अगर आप करोगे तो आपका 13,108 आएगा। अच्छा, अगर मैं उसको राउंड ऑफ करूं तो मैं ऐसा बोलूं 13,100 रुपीज अप्रोक्स मेरा सैलरी होगा एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, मतलब एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। यहां तक रेडी? अच्छा, अब मैंने डिफाइंड बेनिफिट क्या करके रखा है वो चेक करें। तो हमने हमारे एम्प्लॉइज को बोल के रखा था, हम प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड से अकाउंटिंग कर रहे हैं, कि मैं तुझे तेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 1% का पेमेंट करूंगा। इनटू मैंने क्या बोल के रखा था? दैट इज नथिंग बट कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज जितना मैं पेमेंट करूंगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, सिंपल बोलो, इसका लास्ट ड्रॉन सैलरी हमको आज लग रहा है कि वो 13,100 होगा। इनटू कहने से हमको 1% का पेमेंट करना है, एंड वो हमारे वहां पे कितने साल तक काम करने वाला है? तो क्या 5 साल तक काम करने वाला है। मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग कि एट द एंड ऑफ द 5th ईयर हमको कितने रुपीस का पेमेंट करना पड़ेगा? एट द एंड ऑफ द 5th ईयर हमको फ्रेंड्स 655 रुपीस का पेमेंट करना पड़ेगा। अपने आप को पूछो, ये 655 का एक्सपेंस आज का है, 5 साल के बाद का है, कि टोटल 5 साल का है? टोटल 5 साल का है। तो अगर हम उसका यूनिट निकाले तो कैसे होगा? 655 डिवाइडेड बाय, अगर मैं करूं 5 साल, तो एवरी ईयर कहने से हमारा 131 होगा। पर हम एब्सोल्यूट अमाउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम ये 131 रुपीज को कहने से डिस्काउंटिंग करेंगे। एंड डिस्काउंटिंग के बाद हमारा जो भी आंसर होगा वो हमारे लिए क्या होने वाला है? करंट सर्विस कॉस्ट होगा। क्लियर? तो मैं टाइटल लगा रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ करंट सर्विस कॉस्ट। क्लियर? फ्रेंड्स, अब मेरे साथ 4 कॉलम का टेबल बनाओगे।
एंड उसके ऊपर टाइटल लगा दो ईयर। एक्सपेंस, क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दे ही दिया, डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 10%। एंड फाइनली क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। डन। चलो कहने से 5 साल था तो ईयर में लिख दू 1 2 3 4 एंड 5। यहां पे हम अगर एक्सपेंस चेक करें तो एवरी ईयर कहने से हमको लग रहा है कि 131 होगा। अच्छा, अगेन जो लोग लास्ट लेक्चर में नहीं थे उनके लिए स्पेसिफिकली बोल दूं, ये नॉर्मल डिस्काउंटिंग नहीं है फ्रेंड्स, ये रिवर्स डिस्काउंटिंग है। मतलब 5th ईयर में यहां पे कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों 1 ही आएगा, क्योंकि 5th ईयर के एंड में पीएनएल में से निकालोगे, 5th ईयर के एंड में ही अगर आपके एम्प्लॉय को पेमेंट कर दोगे तो उसका वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल होने वाला है। 4th ईयर में क्या होगा, तो 10% के हिसाब से 1st ईयर का डिस्काउंटिंग लगेगा। रीजन क्यों, क्योंकि 4th ईयर के एंड में पीएनएल में से निकालोगे, आपके एम्प्लॉय को जो पेमेंट करोगे वो कब करोगे, एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। तो वहां पे 10% के हिसाब से कहना से फ्रेंड्स आपका होगा 0.909। क्लियर। अच्छा, यहां पे 3rd ईयर में क्या होगा, 3rd ईयर में निकालोगे, 5th ईयर में पेमेंट करोगे, मतलब वहां पे कहने से आपका 2 साल के बाद पेमेंट हुआ तो आपको 2nd ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाना पड़े। एंड 2nd ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना होगा, 0.826। अच्छा, 2nd ईयर में क्या होगा, 2nd ईयर के एंड में निकालोगे, 5th ईयर के एंड में पेमेंट करोगे, मतलब 3 साल के बाद किया, मतलब 3rd ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाओगे तो कितना होगा, 0.751। अच्छा, 1st ईयर में क्या होगा, 1st ईयर के एंड में निकालोगे, 5th ईयर के एंड में पेमेंट करोगे, मतलब 4 साल के बाद आपने पेमेंट किया तो वहां पे आपका 4th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगा। एंड 4th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, 0.683 का होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू तो लिखा ही है, प्रेजेंट वैल्यू के ब्रैकेट में आप स्पेसिफिकली ऊपर यहाँ पे लिख सकते हो फ्रेंड्स, ये मुझे जो मिलेगा वो करंट सर्विस कॉस्ट मिलेगा। क्या मिल जाएगा, करंट सर्विस कॉस्ट। डन। चलो मल्टीप्लाई करो, 131 इंटू 0.683 करोगे फ्रेंड्स, थोड़ा राउंडिंग ऑफ कर देना तो सिंपल आपका यहां पे आंसर आएगा 89। 131 इंटू 0.751 करोगे तो फ्रेंड्स आपका यहां पे आंसर होगा 98। 131 इंटू 0.826 करोगे तो आपका आंसर होगा 108। 131 इंटू 0.909 करोगे तो आपका आंसर होगा 119। एंड लास्ट में मान लो कैलसी लेके बैठे 131 नहीं होगा। क्लियर। एंड अभी भी बोल रहा हूं, इसका टोटल करने का, टाइम वेस्ट नहीं करने का, आपको पता ही होना चाहिए मैंने 655 की प्रेजेंट वैल्यू निकाला है तो इसका टोटल ऑब्वियसली 655 से कम होगा। एंड कहने से जो भी कम होगा उसको कहने से मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस ईयर बाय ईयर रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। मैंने लास्ट लेक्चर में इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन किया था, तो अगेन यहां पे उसका टाइटल लगाओ, कैलकुलेशन ऑफ interest expense, calculation of interest expense and balance of, every year का बैलेंस भी मुझे मिल जाएगा, balance of defined benefit obligation। क्लियर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। फ्रेंड्स आप मेरे साथ टोटल 6 कॉलम का टेबल बनाओगे। क्लियर। जस्ट फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का थोड़ा बड़ा रखना, बाकी छोटा रखोगे तो चलेगा। एंड वहां पे टाइटल लगा दो पर्टिकुलर्स ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। पांचों पांच का यहां से, ये टेबल बहुत काम का है, यहां से मैं जर्नल एंट्री भी कर पाऊंगा। क्लियर। अच्छा, पहले पर्टिकुलर्स में लिख दो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ, दैट इज कॉल्ड डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। प्लस मैं करूंगा हर एक साल में जो भी मैंने करंट सर्विस कॉस्ट ऐड किया होगा, करंट सर्विस कॉस्ट की वजह से भी मेरी लायबिलिटी बढ़ेगा, प्लस हम कर देंगे दैट इज नथिंग बट इंटरेस्ट एक्सपेंस। एंड यस, यहां पे जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा वो मैं समझाऊंगा जस्ट आपका ओपनिंग बैलेंस पे ही लगेगा। एंड फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, तो फाइनली हमको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ मिल जाएगा। क्लियर। चलो तो उसको भी यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं।
डन। चलो अब लिखना स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स अगर हम चेक करें फर्स्ट ईयर में कहना है फ्रेंड्स मेरे पास ओपनिंग बैलेंस तो होने ही नहीं वाला, तो मैंने डैश कर दिया। चेक करो फर्स्ट ईयर में आपका करंट सर्विस कॉस्ट था कितना, तो पीएनएल में से कहना से 89 रुपीज निकालोगे। अपने आपको पूछो 89 रुपीज फर्स्ट डे पे निकालोगे कि लास्ट डे पे, तो कहना से लास्ट डे पे। अगर लास्ट डे पे निकाला ना, अगर उसका मैंने पेमेंट नहीं किया है तो चलेगा, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपका इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है। तो कहना से मैं ऐसा बोलूं मेरा क्लोजिंग बैलेंस भी कितना हो जाएगा 89। ईयर 2 में चेक करूं तो फ्रेंड्स कहने से मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 89। मैंने मेरे पीएनएल में से कितने रुपए निकाला 98। अभी भी मैं आपको पूछ रहा हूं ये 98 रुपीज कब निकाला, तो ये 98 रुपीज कहने से आपने लास्ट डे पे पीएनएल में से निकाला होगा। तो अगर उसका पेमेंट नहीं करोगे तो कहने से आपका इंटरेस्ट कुछ लगने वाला नहीं है, इंटरेस्ट लगेगा पर फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर लगेगा। तो सर इस साल सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट लगेगा? हाँ लगेगा। किस पर? ये जो 89 रुपीज है जिसका पेमेंट आपने डिले किया है वहां पे इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर मैं यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस चेक करूं तो 89 का 10%, फ्रेंड मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं, मेरा 9 रुपए का इंटरेस्ट होगा। तो अगर आप यहां पे क्लोजिंग बैलेंस चेक करोगे तो आपका बैलेंस शीट में आपको 196 दिखेगा। क्लियर? ईयर 3 माय ओपनिंग बैलेंस इज 196। चेक करो थर्ड ईयर के पीएनएल में से आपने कितने रुपए निकाले, तो थर्ड ईयर के पीएनएल में से मैंने 108 रुपीज निकाला, पर अभी भी बोल रहा हूं वो लास्ट डे पे निकाला होगा। तो आपका जस्ट ओपनिंग पर इंटरेस्ट होगा 196 का 10% करोगे तो फ्रेंड्स आपका 20 रुपए का इंटरेस्ट होगा। कैलसी लो 196 प्लस 108 प्लस 20 करोगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 324 होगा। ईयर 4 माय ओपनिंग बैलेंस इज 324। पीएनएल में से मैंने कितने रुपए निकाले थे, तो फ्रेंड्स मैंने पीएनएल में से टोटल 119 निकाले थे, पर वो लास्ट डे पर निकाला होगा। तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 324 का 10% के हिसाब से 32 रुपीज का इंटरेस्ट लगेगा। एंड अगर हम क्लोजिंग बैलेंस चेक करें तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहां पे कितना होने वाला है, 475 का क्लोजिंग बैलेंस होगा। ईयर 5 माय ओपनिंग बैलेंस इज 475, पर कहने से मैंने पीएनएल में से निकाला था 131। एक्चुअली लास्ट ईयर में हमने आज तक जितना भी राउंडिंग ऑफ किया है वो सब कुछ एडजस्ट कर देंगे। मुझे क्लोजिंग बैलेंस 655 चाहिए, तो मैं यहां पे लास्ट ईयर में जो इंटरेस्ट लूंगा वो बैलेंसिंग फिगर लूंगा 655 माइनस 475 माइनस 131, तो कहने से आपका यहां पे इंटरेस्ट का फिगर आया 49। अच्छा कहने से बहुत ज्यादा मैंने राउंडिंग ऑफ नहीं किया, जस्ट 1.5 रुपए का राउंडिंग ऑफ किया। अगर मैं 475 का 10% भी करता तो भी कहने से 47.5 तो आने ही वाला था। जस्ट मैं यहां पे कितना लिख रहा हूं 49 लिख रहा हूं, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जस्ट आपको कैलकुलेशन नहीं पूछा है, मैंने साथ में आपको क्या पूछा था इसकी जर्नल एंट्रीज भी आपको करके देना पड़ेगा। क्लियर? तो सिंपल टाइटल लगाओ जर्नल एंट्रीज। एंड फ्रेंड्स जर्नल एंट्रीज के लिए आपको अगेन 6 कॉलम बनाना है। डन? चलो टाइटल लगा दो, पर्टिकुलर्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। क्लियर? चलो सबसे पहले कहने से एवरी ईयर आपका लायबिलिटी बढ़ेगा, एंड लायबिलिटी बढ़ेगा उसके लिए आपको एंट्री क्या करना पड़ेगा, करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। फर्स्ट ईयर ये एंट्री होगा। पर कहने से सेकंड ईयर आपकी एंट्री क्या होगा, करंट सर्विस कॉस्ट की वजह से तो लायबिलिटी बढ़ेगा, प्लस कहने से इंटरेस्ट की वजह से भी लायबिलिटी बढ़ेगा। तो आपको एंट्री क्या करना पड़ेगा, करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो कहने से मैं कंबाइन एंट्री अगर मैं ऐसी एंट्री करूं तो चले, सिर्फ हा बोलना, करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एंड आपको क्रेडिट करना पड़ेगा टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अकाउंट। क्लियर? चलो फर्स्ट ईयर में तो चेक करो, आपका ऊपर का टेबल रेडी है। जस्ट आपका करंट सर्विस कॉस्ट ही था कितने रुपीस का, 89 का।
तो कहने से आपका जो यहाँ पे बैलेंस बढ़ेगा वो भी कितने से बढ़ेगा 89। सेकंड ईयर आपने दो चीज लिया था, करंट सर्विस कॉस्ट आपका 98 का था, इंटरेस्ट आपका 9 का था। तो कहने से अगर आप चेक करोगे तो आपका सिंपल बैलेंस कितने से बढ़ेगा 98 प्लस 9, तो कहने से आपका टोटल 107 से आपकी लायबिलिटी बढ़ने वाली। ईयर 3 में चेक करो तो करंट सर्विस कॉस्ट था 108 एंड आपका इंटरेस्ट कितने का था 20 का। तो यहां पे लिख रहा हूं 108 से करंट सर्विस कॉस्ट था, 20 रुपीज का इंटरेस्ट था, तो मेरी जो लायबिलिटी बढ़ेगी वो कितने से बढ़ेगा 128 से। ईयर 4 में चेक करो तो कहने से फ्रेंड्स आपका करंट सर्विस कॉस्ट था 119, इंटरेस्ट था आपका 32 का, तो चेक करो 119 प्लस 32 आपका लायबिलिटी यहां पे जो बढ़ेगा वो टोटल कितने से बढ़ेगा 151। एंड ईयर 5 में चेक करो तो कहने से आपका करंट सर्विस कॉस्ट था 131 का, इंटरेस्ट एक्सपेंस था आपका 49 का, तो आपका लायबिलिटी जो बढ़ेगा वो कितने से बढ़ेगा 180 से। फ्रेंड्स आपने कहने से इतनी एंट्री पास कर दिया तब आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का बैलेंस 655 हो जाएगा। तो आपको कहने से लास्ट में 655 का पेमेंट भी कर देना है, एंड जब 655 का पेमेंट करोगे तब आप एंट्री क्या करोगे, तो मैं नेक्स्ट एंट्री पास कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड कहना से वो डायरेक्टली 5th ईयर में ही आपको पेमेंट करना है, एंड कितने रुपीस का 655 का, एंड यहां पे आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। पर एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट आपको ये भी देख लेना चाहिए कि इसका प्रेजेंटेशन कहां पे होगा। मैंने जर्नल एंट्री में 3 वर्ड यूज किए हैं, एक यूज किया है दैट इज नथिंग बट आपका करंट सर्विस कॉस्ट था, दूसरा मैंने वर्ड यूज किया है दैट इज नथिंग बट आपका कौन सा था, तो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस था, एंड तीसरा वो आपका कौन सा था, तो कि आपका वो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन था। कहने से तीनों तीन आप कहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करोगे वो भी आपको पता होना चाहिए। कहने से करंट सर्विस कॉस्ट आपको दिखाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड उसमें भी हेडिंग कौन सा, तो आपका हेडिंग होगा एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस के हेडिंग में। क्लियर, कौन सा हेडिंग में, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस के हेडिंग में, वहां पे आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आप दिखाओगे कहां पे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हेडिंग कौन सा, तो आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। पर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है ना, वो फ्रेंड्स आपका कहां पे चला जाएगा, बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट में हेडिंग कौन सा, तो उसको दिखाना पड़ेगा आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। सर वाई लॉन्ग टर्म प्रोविजन, रीजन मुझे एम्प्लॉय को पेमेंट करना है वो बात कंफर्म है, पर कितना करना है वो पता नहीं है। सर पता तो इस क्वेश्चन में 655 का पेमेंट करना है, आंसर इज नो। ये 655 वो मेरे लिए एक्चुअल अमाउंट नहीं है, 655 जो मैंने एस्टिमेट करके रखा है, एंड कहने से वो जिंदगी में एस्टिमेट कभी भी चेंज हो सकता है, और इसलिए मैं उसको कहां पे दिखा रहा हूं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। डन। लास्ट लेक्चर में मैंने जो भी आपको टॉपिक करवाया था उसका रिलेटेड सम करवा दिया, अब मैं बहुत सारे टॉपिक साथ में करवा रहा हूं, और उसके बाद हर एक की थियरी साथ में लेके गए। क्लियर। सुनो फ्रेंड्स, अब मैं जो भी लिख रहा हूं आपको लिखने की जरूरत नहीं। याद है मैंने बोला था कि मुझे मेरे एम्प्लॉय को लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 1% इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज जितना पेमेंट करना है, इसमें से इस फैक्टर को निकाल दो, या 1% का कुछ काम है, वो तो फिक्स था। पर कहना से दिस लास्ट ड्रॉन सैलरी एंड कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज इज नथिंग बट, वो मेरे लिए एक अजम्पशंस थे, एंड अज्यूम करके मैंने बोला था कि मुझे 1000 का 1% इंटू 5 ईयर्स के हिसाब से 5 साल के बाद 655 का पेमेंट करना पड़ेगा। उसमें से 1000 एक अजम्पशन था, एक 5 साल अजम्पशन था। इंडेक्स 19 बोल रहा है एक्चुअल अजम्पशन अगर आपका चेंज हुआ, नाम में ही लिखा है वो अजम्पशन है, मतलब चेंज होने की फुल पॉसिबिलिटी है, तो कहने से आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का बैलेंस भी चेंज करना पड़े। सर पता नहीं चला, मैं आपको समझाऊं। 655 के हिसाब से अगर मैं आपको 5 साल का अगर मैं बैलेंस चेक करूं, तब का बैलेंस कितना था, मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, चेक करो आपका 5 साल का बैलेंस 89, 196, 324, यहां पे लिख रहा हूं 89 था, 196 था, 324 था, बाद में कितना था 475 एंड 655। क्लियर, यहां पे मैंने लिख दिया 475 एंड 655। ये कब था, अगर मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी 1000 है एंड इंटू 5 ईयर्स। पर बॉस अगर कहना इसे, अगर मेरा 2 साल के बाद एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर मुझे लग रहा है कि ना ये 1000 नहीं होगा, ये तो मेरा एस्टिमेट चेंज हो गया, मुझे लग रहा है कि बॉस ये तो 1500 होगा,
कहने से जिस मोमेंट पे आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी का एस्टिमेट चेंज होगा तो कहने से 655 का बैलेंस चेंज होगा। एंड कैसे होगा वो समझाओ। 1500 इंटू 1% इंटू 5 years, तो कहने से अब आपको लग रहा है 655 नहीं, आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा 750। मैंने कोई प्लान को मॉडिफाई किया कि मेरा अजम्पशन चेंज हुआ, तो कहने से मेरा अजम्पशन चेंज हुआ। एंड अगर ये 750 है तो कहने से अगर पर एनम के हिसाब से मैं निकालू तो 750 डिवाइडेड बाय 5 साल मुझे कहने से 150 का खर्चा रिकॉर्ड करना पड़े। एंड एवरी ईयर मैं यहां पे टेबल में लिख रहा हूं, एवरी ईयर मेरा खर्चा यहां पे कितना होगा, ईयर 1 2 3 4 एंड 5 ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट सर्विस कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, तो फ्रेंड्स कहने से मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। ये सब कुछ मेरा एस्टीमेट कब चेंज हुआ, तो एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं होगा, फर्स्ट ईयर में कहने से फोर्थ ईयर का डिस्काउंटिंग लगेगा। सर ये कुछ भारी बोले आप, अरे समझाओ, मैं रिवर्स डिस्काउंटिंग कर रहा था ना, तो रिवर्स डिस्काउंटिंग मतलब कहने से मेरे यहां पे डिस्काउंटिंग लगेगा वो 0.683 लगेगा। 150 इंटू 0.683 करोगे तो फ्रेंड्स कहने से यहां पे आपको करंट सर्विस कॉस्ट 150 के हिसाब से आपका यहां पे 102 आएगा। इंटरेस्ट आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज फर्स्ट ईयर है, मैंने ये सब कुछ बोल के रखा है। तो क्लोजिंग बैलेंस 102, ईयर 2 का ओपनिंग 102 था। अच्छा कहने से अब आपको जो डिस्काउंटिंग रेट यूज करना पड़ेगा वो थर्ड ईयर का करना पड़ेगा, ये रहा 0.751, तो 150 इंटू 0.751 करोगे तो कहने से आपको यहां पे खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा कितने का, 113। मैं आपको पूछ रहा हूं डिस्काउंटिंग दोनों पर लगेगा कि मतलब इंटरेस्ट आपका दोनों पर लगेगा कि सिर्फ ओपनिंग पर, तो सिर्फ ओपनिंग पर 102 का फ्रेंड्स अगर 10% ऐड करोगे तो कहने से आपका 10 रुपए का इंटरेस्ट ऐड होगा। एंड अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस चेक करूं 102 प्लस 113 प्लस 10 अगर चेक करोगे तो कहने से आपका 225 का आपका बैलेंस आया। क्लियर, परफेक्ट है। यहां पे आपका जो भी बैलेंस आया वो कितने का आया, तो क्या 225 का आपका बैलेंस यहां पे आना चाहिए। अच्छा ओरिजिनली था कितना, तो क्या 196 था। ओरिजिनली 196 था, पर कहने से मतलब रिवाइज हो गया कितना आया, तो कहने से 225 आया। वो 225 आपको रिकंसल करके दे दो। पहले आपको लग रहा था 655, अब आपको लग रहा है कितना 750, मतलब कहने से कुछ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। परसेंटेज टर्म्स पे निकालो कितना होगा, 750 माइनस 655 डिवाइडेड बाय 655 इंटू 100 करो तो कहने से मुझे लग रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा 14.5% देना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो कहने से आपका जो ओरिजिनल बैलेंस 196 था वो 196 में अगर मैं 14.5% ऐड करूं तो कहने से 224.42 आया। राउंडिंग ऑफ करके चेक करूं तो कहने से वो 225 आया। एक मिनट, 1000 रुपए जब लास्ट ड्रॉन सैलरी लग रहा था तब मेरा पेमेंट लग रहा था 655। 1000 की जगह पे जब मुझे लास्ट ड्रॉन सैलरी 1500 लग रहा है तब मुझे पेमेंट लग रहा है 750। कहने से मेरा अजम्पशन चेंज हुआ, एंड अजम्पशन चेंज होने की वजह से कहने से मुझे मेरी ओरिजिनल लायबिलिटी जो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर 196 था उसको मुझे रिवाइज करके 225 पर लाना पड़ेगा। उसका मतलब मैं ऐसा बोलूं कि मुझे मेरी बुक में एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कितना, 225 माइनस 196 फ्रेंड्स कहने से मैं 29 रुपीज का एक्स्ट्रा एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा। इंडेक्स 19 कुछ अलग बोल रहा है, सुन लो। अजम्पशन चेंज होने की वजह से अगर आपकी लायबिलिटी कुछ बढ़ रहा है और ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो वो आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में नहीं जाएगा, वो आपके लिए एक एक्चुरियल लॉस है। कौन सा लॉस है, एक्चुरियल। समझाओ, एक्चुरियल अजम्पशन को यूज करके हमने निकाला था 655। उसमें भी मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं ये 1% वो तो फिक्स था, वो चेंज नहीं कर रहा हूं। मेरे वहां पे 2 अजम्पशन थे, एक लास्ट ड्रॉन सैलरी एंड दूसरा कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। उसमें से मेरा एक अजम्पशन गलत निकला। कौन सा अजम्पशन गलत निकला, तो कहने से मेरा सैलरी वाला अजम्पशन गलत निकला। कब, डायरेक्टली 5th ईयर में जाके पता चला ना, सेकंड ईयर के एंड में ही मुझे लग रहा है कि ये 1000 नहीं होगा, ये 1500 होगा। मतलब कहने से मुझे मेरी लायबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। 196 वाली लायबिलिटी को मैं 225 पर लेके आया तो 29 रुपीज से लायबिलिटी बढ़ा। पर 29 रुपीज से लायबिलिटी बढ़ने का रीजन क्या था, तो मैंने जो अजम्पशन किया था वो अजम्पशन गलत था। कौन सा अजम्पशन गलत था, एक्चुरियल अजम्पशन गलत था। एक्चुरियल अजम्पशन चेंज होने की वजह से अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है
तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, एक्चुअल लॉस। अच्छा उल्टा भी हो सकता है ना कि ओरिजिनल 196 था, मैंने 1000 का एस्टीमेट किया पर मुझे लग रहा है ना ये 1000 नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा कम देना पड़ेगा, तो कहना चाहिए अब मेरी जो लायबिलिटी वो 196 नहीं लाना है, मुझे उसको 170 पर लाना है, तो कहना से मेरी लायबिलिटी 26 से कम होगा। फ्रेंड्स लायबिलिटी बढ़ता है तो आपके लिए लॉस है, पर कहने से अगर लायबिलिटी कम होता है तो वो मेरे लिए क्या है, एक्चुअल गेन होगा। क्लियर? अभी भी बोल रहा हूं ये 1% नहीं चेंज कर रहा हूं, 1% चेंज करोगे ना तो उसको बोलते हैं कि मैंने प्लान मॉडिफाई किया एंड उसका अकाउंटिंग कुछ अलग है। अजम्पशन चेंज होने की वजह से अगर लायबिलिटी बढ़े तो एक्चुअल लॉस एंड अगर लायबिलिटी कम हो तो एक्चुअल गेन। अब मैं कुछ अलग बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एज पर इंड AS 19 अगर आपका कोई भी एक्चुअल गेन और एक्चुअल लॉस है ना, उसको आप कभी भी डेफर्ड नहीं कर सकते, कांट डेफर्ड। जिस साल में पता चला, मेरे क्वेश्चन में कब पता चला, सेकंड ईयर में, इमीडिएटली उसको मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। कौन से ईयर में, तो क्या सेकंड ईयर में। पर सुनो, एक्चुअल गेन और लॉस आपका कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, वो ऑलवेज आपका जाएगा OCI में। OCI आप CA फाइनल के लेक्चर में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। OCI का फुल फॉर्म है दैट इज कॉल्ड अदर कंप्रेहेंसिव इनकम। क्लियर? एंड अब मैं आपको 2 मिनट के लिए इंड AS 19 से थोड़ा बाहर लेके जा रहा हूं एंड मैं आपको जो समझा रहा हूं वो OCI समझा रहा हूं। समझना, एकदम ध्यान से समझना। कंपनीज वाले अपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे वो फ्रेंड्स शेड्यूल 3 के हिसाब से करेंगे। क्लियर? शेड्यूल 3 में टोटल 3 डिवीजन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड फाइनली इट्स अ डिवीजन 3। डिवीजन 1 किसके लिए? तो जिस पर्टिकुलर एंटिटीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, जो आपके इंटर में जो आप शेड्यूल 3 बनाते थे वो। डिवीजन 2 किसके लिए? जिस पर्टिकुलर एंटिटीज को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, जो हम इंड AS बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, एंड डिवीजन 3 किसके लिए? तो जो NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एंड जिसको क्या फॉलो करना है, इंड AS फॉलो करना है। हर एक डिवीजन में फ्रेंड्स टोटल 3 पार्ट होते हैं। क्लियर? 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3। यहां पे भी पार्ट 1, 2 एंड 3, यहां पे भी पार्ट 1, 2 एंड 3। पार्ट 1 किसके लिए होता है? तो पार्ट 1 जो होता है वो बैलेंस शीट होता है, पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एंड पार्ट 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। सेम यहां पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर? CA फाइनल में मैं डायरेक्टली अब से क्लास में ऐसा बोलूंगा, मैं आपके साथ शेड्यूल 3 का डिवीजन 2 का पार्ट 2 डिस्कस कर रहा हूं, तो आपका दिमाग खुलना चाहिए। रिपीट करो मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, शेड्यूल 3 डिवीजन 2 पार्ट 2। शेड्यूल 3 मतलब कौन सा? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट दिया, डिवीजन 1 AS वालों के लिए था, डिवीजन 2 इंड AS वालों के लिए है, एंड डिवीजन 3 किसके लिए है? तो कैश फ्लो के लिए। सॉरी, डिवीजन 3 किसके लिए? तो कि NBFC, जिसको भी इंड AS फॉलो करना है। एंड हर एक डिवीजन में कितने पार्ट? तो 3 पार्ट, पार्ट 1 बैलेंस शीट, पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्ट 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर? ये बेसिक पता चलो तो मैं आगे जाऊं। अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो मैं आपके साथ शेड्यूल 3 डिवीजन 2 एंड उसमें भी मैं आपके साथ जो डिस्कस करो पार्ट 2 डिस्कस करो। पार्ट 2 मतलब कौन सा? तो पार्ट 2 में आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ वो नया चीज है। सबसे पहले मैं आपको याद करूं, आप रेवेन्यू लिखते थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एंड टोटल रेवेन्यू। उसके बाद कहना सब एक्सपेंस लिखते थे, जो आपका डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, रॉ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री, फाइनेंस एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, वो लिख देने का जो भी है। क्लियर? तो यहां पे आपको क्या मिलता था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स एक्सपेंस माइनस करो तो आपको क्या मिलता था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता था। क्लियर?
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद हम ओसीआई को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा दैट इज कॉल्ड द टीसीआई। सर हर एक के फुल फॉर्म मिलो। पैट का फुल फॉर्म है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्लियर। ओसीआई का फुल फॉर्म है अदर कंप्रेहेंसिव इनकम एंड टीसीआई का फुल फॉर्म है दैट इज कॉल्ड टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम। उसमें से एक वर्ड आपने फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, वो वर्ड आपके लिए कौन सा है? तो वो वर्ड आपके लिए ओसीआई है, क्लियर। तो मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं ओसीआई का डिस्कशन। इंडिया में स्पेसिफिकली देयर आर वेरियस थिंग्स, वो उन लोगों ने एक मेंशन करके रखा है कि ये चीज आपका प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, वो चीज आपका अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में जाएगा। अच्छा एक चीज और क्लैरिफिकेशन दूं, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का बैलेंस फाइनली कैन आई से ट्रांसफर होगा अदर इक्विटी में। अदर इक्विटी मतलब सिंपल हमारी लैंग्वेज में बोलो तो कहने से वो रिजर्व सरप्लस में ट्रांसफर होगा। अच्छा सेम बोल रहा हूं, ये ओसीआई का जो भी बैलेंस है ना वो भी आपका ट्रांसफर होने वाला है फाइनली कहां पे? अदर इक्विटी में, मतलब हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में। मतलब टेंशन मत करो, जैसा ही आपका पैट था वैसा ही आपके लिए ओसीआई है। अब ओसीआई में डिस्कस करो। ओसीआई का पहले फुल फॉर्म फिर से मैं बोल दूं, ओसीआई का दो फुल फॉर्म है अदर कंप्रेहेंसिव इनकम। ये ओसीआई के टोटल दो पार्ट है। कौन से दो पार्ट? रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल पॉसिबल एंड सेकेंड रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल नॉट पॉसिबल। सर ये पॉसिबल नॉट पॉसिबल में पता नहीं चला। आज अगर कोई भी चीज आपने अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में डाला है, उसके बाद अगर वो चीज फ्यूचर में पीएनएल में ट्रांसफर होने वाला है तो उसको बोलने का रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल इज पॉसिबल। पर आज अगर चीज आपने ओसीआई में डाला है वो फ्यूचर में कभी भी पीएनएल में जाने वाला नहीं है तो उसको बोलने का रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल इज नॉट पॉसिबल। इसको दे दूं नंबर ए, इन इसको मैं दे रहा हूं नंबर बी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूं दैट इज नंबर ए, मतलब रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल इज पॉसिबल। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पढ़ के आए हो, वहां पे आपको ऐसा सिखाया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपका कोई भी परमानेंट डिक्रीज होता था तो सिंपल आप उसका लॉस रिकॉर्ड कर सकते हो, हाँ क्या ना। इंडेस में ऐसा कुछ नहीं है। इंडेस में इंडेस 109 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एंड वहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा लिखा है एवरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आपको मार्क टू मार्केट करना पड़ेगा। मान लो मैं परचेस कर रहा हूं, क्या परचेस कर रहा हूं? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिस्टेड डिबेंचर मैं परचेस कर रहा हूं, क्लियर। कब परचेस कर रहा हूं? तो मेरा जो परचेस है ना वो 28 मार्च को है 100 रुपए में, क्लियर। एक डिबेंचर परचेस किया। अच्छा बैलेंस शीट डेट मतलब 31 मार्च को अगर मैं चेक करूं तो उसका मार्केट प्राइस हो गया था 105 रुपीज, क्लियर। अच्छा एंड मैं उसको सेल करने वाला हूं 5 अप्रैल को, एंड 5 अप्रैल को इसका प्राइस हो गया 107 रुपीज। ये तीनों तीन मैं आपको फेयर वैल्यू दे रहा हूं, क्लियर। मुझे शांति से एंट्री करके देना। पहली एंट्री 28 मार्च को, 28 मार्च को जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आप लिस्टेड डिबेंचर परचेस करो तो आपने एक इन्वेस्टमेंट परचेस किया। इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स आप परचेस करो तब उसकी एंट्री क्या करते थे? आप एंट्री करते थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर यहां पे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा फाइनेंशियल असेट बोलूंगा। मतलब कहने से मैं एंट्री करूं फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट 100 रुपए एंड क्रेडिट कर दूंगा टू बैंक अकाउंट कितने रुपए? 100 रुपए। 31 मार्च को अगर चेक करो तो कहने से वो 100 वाला गेन 105 हो गया। इंडेस 109 बोल रहा है कि डेट इंस्ट्रूमेंट, ये दिस इज कॉल्ड द डेट इंस्ट्रूमेंट बिकॉज डिबेंचर एक डेट है, हाँ कि ना। प्रोसेस डेट है तो हमारे लिए लायबिलिटी नहीं, अगर वो कंपनी के लिए लायबिलिटी हुआ, हमने तो वो परचेस किया है तो हमारे लिए तो वो क्या हुआ? असेट हुआ।
डेट इंस्ट्रूमेंट को कहने से अगर फेयर वैल्यू पर जब कन्वर्ट करो तो मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा, तो उसका जो भी गेन के लॉस है ना, वो आपको अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना, 100 रुपए वाला 105 रुपए हो गया, मतलब कहने से मुझे मेरी बुक में वो फाइनेंशियल असेट को 5 रुपए से बढ़ाना है, एंड अगर 5 रुपए से बढ़ाना है तो कहने से मैं एंट्री करूंगा फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कुछ तो करना पड़ेगा ना। उन लोगों ने बोला पीएनएल में क्रेडिट नहीं करना है, क्रेडिट कहां पे करना है, ओसीआई में। चलो उन लोगों ने जो बोला वो करते हैं, तो कहने से मैं एंट्री करूंगा फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 5 रुपए, एंड आज मैं क्रेडिट कर दूंगा, जस्ट मिनट, हाँ आज मैं क्रेडिट कर दूंगा टू ओसीआई अदर कंप्रेहेंसिव इनकम, कितने रुपए, 5 रुपए। मुझे कोई बताओ 31 मार्च को मेरी बुक में फाइनेंशियल असेट कितने का होगा, 105 का होगा। 100 तो था ही, ये रहा 100 रुपए प्लस 5 ऐड किया, एंड मैंने जो गेन डाला ना वो गेन पीएनएल में नहीं डाला, मैंने गेन कहां पे डाला, ओसीआई में। ठीक है, अच्छा 5 अप्रैल को जब ये फाइनेंशियल असेट 107 में बेचूं, मैं आपको पूछ रहा हूं, मेरी बुक में फाइनेंशियल असेट 100 का नहीं था, मेरी बुक में मैंने जब मार्क टू मार्केट पर कन्वर्ट किया तब वो फाइनेंशियल असेट 105 का था, मतलब 105 वाली चीज को कहने से मैं 107 में बेच रहा हूं, एंड अगर 107 में बेचूं तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं ऐसी एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट 107, मेरी बुक में से फाइनेंशियल असेट निकल जाएगा तो क्रेडिट कर दूंगा टू फाइनेंशियल असेट अकाउंट 105, एंड कहने से अब तो जो मैं बेच रहा हूं वो मेरा रियलाइज्ड गेन है, तो सिंपल टू पीएनएल, कितने रुपए, 2 रुपए। पर दिल में कुछ होना चाहिए, एक्चुअली अपने आप को पूछो कि आपका गेन जस्ट 2 रुपए का है कि आपका गेन 7 रुपए का है। आपने 100 वाली चीज को 107 में बेचा है, तो एक्चुअली चेक करो तो कहना है आपका प्रॉफिट 7 रुपीज दिखना चाहिए, पर देखो इन लोगों ने जो ओसीआई बोला उसकी वजह से तो कहने से मेरा प्रॉफिट जस्ट 2 रुपए दिख रहा है ना, 7 ही आएगा। कैसे समझो, ये चीज जो पहले आपने ओसीआई में डाल के रखा है, कौन सी चीज बोल रहा हूं, ये वाला, ये चीज जो आपने ऑलरेडी जो ओसीआई में डाल के रखा है उसको आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पे, पीएनएल में। तो 5 अप्रैल को मैं एक सेकेंड एंट्री भी करूंगा, एंड वो एंट्री क्या करूंगा, ओसीआई डेबिट 5 रुपए एंड क्रेडिट कर दूंगा टू पीएनएल 5। चेक करो, पहले पीएनएल 2 से क्रेडिट किया, 5 से क्रेडिट किया, इफेक्टिवली चेक करो तो मैंने पीएनएल 7 से क्रेडिट किया। इसको बोलते हैं पहले अमाउंट ट्रांसफर हुआ था ओसीआई में, एंड उसके बाद उसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल पॉसिबल था। क्लियर? ये सब कुछ क्यों समझा रहे हो, याद करो। ऊपर मैंने आपको ऐसा सिखाया था कि अगर कोई भी आपका एक्चुअल गेन के एक्चुअल लॉस है तो उसको आप पीएनएल में नहीं डालते थे, उसको कहां पे डालते थे, ओसीआई में। इसीलिए मैं आपको अभी ओसीआई समझा रहा हूं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट पार्ट बी। पार्ट बी कौन सा था, ओसीआई में डालने के बाद उसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल नॉट पॉसिबल। सर एक एग्जांपल दो, इसका भी एग्जांपल दो। फ्रेंड्स, आप असेट का रिवैल्यूएशन करते थे, 100 रुपए वाली असेट को 120 पर लेके जाते थे ना, उसको बोलते थे कि आपने असेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया। जब भी आप असेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते थे तो आप एंट्री करते थे असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व आप डायरेक्टली कहां पे लिखते थे, तो क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस में। इंडेक्स कुछ अलग बोल रहा है। इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जब मैं करवाऊंगा तब मैं बोलूंगा, पर अभी भी मुझे काम इसीलिए बोल रहा हूं, 100 रुपीज वाली असेट को आप 120 रुपए तक लेके जा रहे हो, मतलब असेट की वैल्यू बढ़ा, एंड असेट की वैल्यू बढ़ा तो कहने से इट इज योर गेन एक्चुअली, एंड उसको डायरेक्टली अगर कुछ बैलेंस शीट में लेके जाओ तो कहने से आपके स्टेक होल्डर को पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास जो असेट बैलेंस शीट में 100 रुपए की है वो एक्चुअली 120 की है। 3 लोगों ने बोला रिवैल्यूएशन रिजर्व सबसे पहले वो गेन दिखाने का कहां पे, ओसीआई। टेंशन मत करो, ओसीआई फाइनली ट्रांसफर कहां पे होने वाला है, तो क्या बैलेंस शीट में अदर इक्विटी। अदर इक्विटी मतलब समझने के लिए बोलो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। तो एंट्री क्या करूंगा पता है, एंट्री करूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट
कितने रुपए से? 100 वाली असेट को मैं 120 तक लेके जा रहा हूं, तो कहने से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कर दूंगा 20 रुपए से, एंड क्रेडिट क्या करूंगा टू रिवॉल्यूशन रिजर्व। पर रिवॉल्यूशन रिजर्व डायरेक्टली रिजर्व सरप्लस में नहीं दिखा होगा, सबसे पहले कहां पे दिखा होगा? अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में। कितने रुपए का? 20 रुपए का। अगर मैं आपको बैलेंस शीट दे दूं, 100 का असेट था प्लस 20, तो कहने से 120 आया। पर अब बैलेंस शीट में आपको रिवॉल्यूशन रिजर्व नहीं मिलने का, बैलेंस शीट में आपको ओसीआई मिलेगा। कितने रुपए का? 20। एंड ओसीआई में एक अंदर सब हेडिंग होगा, कौन सा? रिवॉल्यूशन रिजर्व का। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, अब इस असेट पर जब डेप्री करूं तो एंट्री करूंगा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। मान लो असेट की लाइफ 10 साल है, मैं एसएलएम फॉलो कर रहा हूं, तो 120 की असेट 10 साल की लाइफ, तो कहने से 12 रुपए होगा। टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कितने रुपए होगा? 12। इन्हें पूरे पूरे डेप्री आपको ट्रांसफर कहां पे कर देने का? पीएनएल में। एंट्री कर दोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट 12 रुपए टू डेप्रीसिएशन 12। यहां पे कुछ लगना चाहिए, मैं कुछ अलग एंट्री करूं, पर टेंशन मत करो। ड्यू टू रिवॉल्यूशन फ्रेंड्स, कहना से मेरा 2 रुपए का डेप्री ज्यादा था। सर कैसे 2 रुपए का डेप्री ज्यादा? अगर आप रिवॉल्यूशन नहीं करते तो असेट 100 की होता, 100 की असेट पर डेप्री आता 10 का, पर आपने रिवॉल्यूशन किया इसीलिए आपकी असेट 120 का हो गया। 120 की असेट पर डेप्री आया 12 का, मतलब मैं ऐसा बोलूं कि मेरा 2 रुपए का जो डेप्री ज्यादा आ रहा है वो ड्यू टू रिवॉल्यूशन आ रहा है। एंड अगर ड्यू टू रिवॉल्यूशन आ रहा है तो इंड एस बोल रहा है वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा रिवॉल्यूशन रिजर्व में से रेवेन्यू रिजर्व में। मतलब मैं एंट्री करूंगा रिवॉल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये रिवॉल्यूशन रिजर्व मतलब मेरा ओसीआई डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से? 2 रुपए। एंड आप जो क्रेडिट कर दोगे ना वो रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा 2 रुपए। सुन लो, मैंने रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर किया, मैंने करंट ईयर के पीएनएल में उसकी इफेक्ट नहीं दिया है। इसको बोलते हैं कि पहले मैंने ओसीआई में डाला पर उसका रीक्लासिफिकेशन टू पीएनएल पॉसिबल नहीं है। सिंपल समझना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस अदर कंप्रेहेंसिव इनकम इज इक्वल टू टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम होता है। अदर कंप्रेहेंसिव इनकम का बहुत सारी चीज ऐसी मेंशन्ड है, वो सिंपल, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता कि जो भी नोशनल हर एक गेन है वो आपको ओसीआई में ही जाएगा, पर यस इंडिया में स्पेसिफिकली बोला है इतनी चीज तो आपको ओसीआई में डालना है। एंड वो कौन सी चीज होगी जिसकी वजह से आपकी असेट और लायबिलिटी का बैलेंस कुछ प्लस माइनस हुआ है। क्लियर? अदर कंप्रेहेंसिव इनकम के 2 पार्ट, 1 पार्ट जिसका रीक्लासिफिकेशन टू पीएनएल इज पॉसिबल, सेकेंड पार्ट जिसका रीक्लासिफिकेशन टू पीएनएल इज नॉट पॉसिबल। मैंने पहला एग्जांपल दिया था, रिलायंस लिमिटेड का लिस्टेड कंपनी का डिबेंचर मैंने परचेस किया तो उसका गेन के लॉस मैंने पहले ओसीआई में डाला था, पर जब उसको बेच दिया तो ओसीआई में से मैंने ट्रांसफर कर दिया कहां पे? पीएनएल में। एंड सेकंड मैंने एग्जांपल दिया रिवॉल्यूशन रिजर्व वाला, जिसका कभी भी रीक्लासिफिकेशन टू पीएनएल पॉसिबल नहीं होगा। मतलब आपके सामने कोई भी फैकल्टी आके बोले कि ये चीज अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में जाएगा ओसीआई में, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने से आपको एक क्वेश्चन पूछ ही लेने का कि उसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल पॉसिबल है कि नहीं है। क्लियर? ओसीआई है मतलब कंफर्म होगा, उसका क्लैरिफिकेशन दिया ही होगा कि रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल होगा कि नहीं होगा। अब मैं वापस इंड एस 19 पे आऊं, मैं यहां पे था, याद करो मेरा ओल्ड के हिसाब से लायबिलिटी बन रहा था 196, मेरा रिवाइज लायबिलिटी आया 225, मतलब कहने से मेरा 29 की लायबिलिटी बढ़ाना है। रिपीट कर रहा हूं, 29 की लायबिलिटी क्यों बढ़ रही है? बिकॉज मेरा कुछ अजम्पशन चेंज हो रहा है। अजम्पशन चेंज होने की वजह से अगर लायबिलिटी बढ़ती थी तो हम उसको एक्चुअल लॉस बोलते थे, पर अगर लायबिलिटी कम होती थी तो उसको हम एक्चुअल गेन बोलते थे। इंडेस बोल रहा है उसको कभी भी आप डेफर नहीं कर सकते, उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है। कहां पे? पीएनएल में ना, कहां पे? ओसीआई। बोलो ओसीआई का फुल फॉर्म बोलो, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम। क्लियर? टॉपिक खत्म करूं तो ना सर ये तो क्लैरिफिकेशन दो कि ओसीआई में डाला उसके बाद उसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल पॉसिबल के नॉट पॉसिबल। फ्रेंड्स, एक्चुअल गेन और एक्चुअल लॉस अगर आपने ओसीआई में डाला, सिंपल उसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल इज नॉट पॉसिबल। आज के लेक्चर में आप 3 चीज मेरे पास ओसीआई से सीखे। एक, डेट इंस्ट्रूमेंट जो आपने परचेज करके रखा है उसका रिक्लासिफिकेशन पॉसिबल था। दूसरा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट जिसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल पॉसिबल नहीं था। एंड तीसरा कौन सा सीखा आपने? दैट इज नथिंग बट आपका ये एक्चुअल गेन और लॉस
एंड एक्चुअल गेन और लॉस भी ओसीआई में ट्रांसफर करने के बाद उसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल पॉसिबल नहीं होगा। मैंने एक्चुअली मुझे पूछो तो मैंने इंडिया 19 का एक ही लाइन सीखा है कि एक्चुअल गेन और एक्चुअल लॉस क्यों आता है, तो असम्पशन चेंज होने की वजह से लायबिलिटी बढ़ता है तो एक्चुअल लॉस है, लायबिलिटी कम होता है तो एक्चुअल गेन है, और उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड करने का, उसको डेफर नहीं कर सकते। एंड कहां पे रिकॉर्ड करोगे? ओसीआई में, एंड उसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो फ्रेंड्स एक छोटी सी लाइन ये एक्चुअल गेन और लॉस के लिए लिख दे। तो फ्रेंड्स टाइटल लगाओ, टाइटल लगा दो एक्चुअल गेन एंड लॉस। एक्चुअल गेन एंड लॉस। क्लियर? लिखो वहां पे एक्चुअल गेन एंड लॉस may result from increase or decrease either present value of defined either present value of defined benefit obligation और फ्रेंड्स और करके जो मैं लिखवा रहा हूं उसको आपको कुछ अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, पर यस ये टॉपिक मैंने आपको नहीं करवाया, पर ये टॉपिक के साथ आपको लिखवा देता हूं। क्लियर? और फेयर वैल्यू अभी भी बोल रहा हूं ये प्लान असेट हमारा बाकी है, मैं करवाऊंगा आज ही। और फेयर वैल्यू ऑफ अ प्लान असेट। क्लियर? कॉजेज ऑफ, रीजन क्या हो सकता है? एक्चुअल गेन और लॉस। लिखो उसमें फर्स्ट इंक्रीज इन सैलरी, सेकंड अर्ली रिटायरमेंट, थर्ड आपका डिस्काउंटिंग रेट कुछ चेंज होता है, वो भी हो सकता है, चेंज इन डिस्काउंट रेट एक्सेट्रा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा तीन ही है, बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट लिखना एक्चुअल गेन और लॉस should be recognized in other comprehensive income। क्लियर? क्लास में हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे ओसीआई। एंड will not be reclassified। फ्रेंड्स ये चीज को आप अंडरलाइन कर देना चाहिए, will not be reclassified in statement of प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? उसका रिक्लासिफिकेशन जो पीएनएल होने वाला नहीं है। परफेक्ट। तो फ्रेंड्स एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करें।
लास्ट में हमने एक्चुअल गेन और लॉस देख दिया, एंड इतना ध्यान रखना वो एक्चुअल गेन और लॉस आपका पीएनएल में नहीं जाएगा, ओसीए में जाएगा, जिसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूं, एकदम ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। आपका जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन था ना, अच्छा ये ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के दो टाइप हो सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल वो आपका फंडेड है, और इट मे बी पॉसिबल वो आपका कौन सा है, तो कि नॉन फंडेड है। सर ये पता नहीं चला फंडेड ऑब्लिगेशन एंड द नॉन फंडेड ऑब्लिगेशन। याद करो, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स के टोटल दो टाइप थे। एक होता था डीसीपी, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, एंड दूसरा होता था डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में क्या होता था, आप एक बार कंट्रीब्यूशन कर दो, उसके बाद वहां पे आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहते थे। पूरा एक्चुअली रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्रेंड्स किसका हो जाता था, तो वो आपका एम्प्लॉई का हो जाता था। पर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में कहने से आपने जिस एम्प्लॉय को कोई पर्टिकुलर बेनिफिट्स पहले से डिफाइंड करके रखे, उसका वो पर्टिकुलर टाइम पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप वो पेमेंट नहीं कर पाए तो एक्चुअल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क आपका होगा। एम्प्लॉय डायरेक्टली लीगल प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट में कर सकती है। आज के लेक्चर में मैंने आपको डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का याद है, वो सबसे पहला एक सम करवाया था, जहां पे मुझे 5 साल के बाद 655 रुपीज का पेमेंट करना था। ये 655 आपको अमाउंट बहुत छोटी लग रही है, बिकॉज अगर मान लो वो अमाउंट इन लैक्स है कि अमाउंट इन करोड़ है, तो कहने से 5 साल के बाद मेरी जेब में वो 655 रुपीज होने चाहिए। वो कैश का मैनेजमेंट करने के लिए आपने पहले 5 साल किया क्या, तो वो पहले 5 साल आपने पीएनएल में से रुपए निकालते रहे, एंड कहने से आपने एक नॉन कैश एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर दिया। पर कहने से उसका पेमेंट एक्चुअली आपको 5 साल के बाद करना है ना, वो 5th ईयर में आपके पास अगर कैश की अवेलेबिलिटी नहीं होगा, तो कहने से आपने अभी 5 साल जो अकाउंटिंग किया वो कुछ काम का नहीं है। तो इंडेस 19 बोल रहा है फॉर अ सेफर साइड, आप जितने भी रुपए पीएनएल में से निकाल रहे हो उसको हम करंट सर्विस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट बोलते थे, वो रुपए आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मेरा वर्ड था फॉर अ सेफर साइड, मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इट इज योर चॉइस। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो करो, नहीं करोगे तो चलेगा। सेकंड चीज, इन्वेस्टमेंट करना वो ही मैंडेटरी नहीं है, तो कहां पे करना वो भी मैंडेटरी नहीं होगा। आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना है करो, पर इट इज एन एडवाइजेबल कि रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रीजन, आपका पर्पस यहां पे कुछ अर्न करने का नहीं है, आपका पर्पस यहां पे कैश मैनेजमेंट का है कि 5 साल तक जब भी आपको पेमेंट करने का आए तो आपके पास 5 साल के बाद वो कैश की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, वो आपका पर्पस था। तो इट इज एन एडवाइजेबल आपको उसका इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। कहीं पे भी करो इन्वेस्टमेंट चलेगा, पर इन्वेस्टमेंट करो, दैट्स गुड। क्लियर? एंड फ्रेंड्स, वो जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसको इन्वेस्टमेंट को मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोल दूंगा प्लान असेट। सिंपल इतना समझ देना, इन्वेस्टमेंट करना वो मैंडेटरी नहीं है, कहां पे करना, क्लियर, कब करना, कैसे करना, कुछ मैंडेटरी नहीं है। एंड दूसरा, क्लियर, वो आपको रिस्क फ्री में करना है, शेयर्स में करना है, सिक्योरिटीज में करना है, जो करना है करो, एंड कितना करना, अमाउंट भी कितना है वो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो मान लो, याद करो, मैं आपको सेकेंड ईयर में मुझे क्वेश्चन याद रह गया है, आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का बैलेंस 196 था, उसके बाद 196 की जगह पे हमने 225 किया था, क्योंकि वो मेरा सैलरी का अमाउंट चेंज हो गया था। इट में भी पॉसिबल ये 196 रुपीज में से मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो जस्ट 100 रुपए का किया है। मुझे इतना बताओ ना, इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या करते थे, आप एंट्री करते थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को मैं इन्वेस्टमेंट बोलता ही नहीं हूं, यहाँ पे वर्ड क्या बोल रहा हूं, प्लान असेट। तो एंट्री क्या कर दूंगा, प्लान असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? अच्छा, एंड प्लान असेट एक्चुअली कहने से इन्वेस्टमेंट आप आज तक असेट साइड दिखाते थे, अब मैं आपको उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बोल रहा हूं, सुन लेना। प्लान असेट आप बैलेंस शीट में कभी भी असेट साइड नहीं दिखाओगे। प्लान असेट को आपको डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में से माइनस करके 100 रुपए यहां से माइनस करके आपको प्लान असेट जो दिखाना है ना, वो नेट कितने का दिखाना है, 96 का। बाकी प्लान असेट को आपको असेट साइड दिखाने की जरूरत नहीं है। सर इट में भी पॉसिबल कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है पूरा 196 का तो चलेगा, आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आप कितने का दिखाओ, 0 रुपीज का। सर इट में भी पॉसिबल कि हमने प्लान असेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया है 200 रुपए का,
तो फ्रेंड्स आप ऑब्लिगेशन दिखाओगे 0 रुपीज का एंड सामने 4 रुपए का बैलेंस शीट में असेट सेट जेन्युइन इन्वेस्टमेंट दिखाओगे, बिकॉज वो एक्स्ट्रा 4 रुपए जो इन्वेस्टमेंट किया ना वहां पे ऑब्वियसली आपका पर्पस कुछ अर्निंग का ही होगा। सिंपल यहां पे पर्पस वो है, क्यों ऐसा माइनस करके दिखाते हैं, तो आपके स्टेक होल्डर को पता चलना चाहिए हमको एम्प्लॉयज को 196 रुपीज देना पड़ेगा, पर टेंशन नहीं है, 196 के सामने हमने ऑलरेडी 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट तो करके रखा है, तो फ्यूचर में जब अगर आएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट बेच के 100 रुपीज ले लेंगे एंड ऊपर का 96 रुपीज हम मैनेज कर लेंगे। अच्छा, आपके स्टेक होल्डर को पता चलना चाहिए कंपनी ने प्रॉपर कैश मैनेजमेंट किया है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बट सिंपल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन, वन इज अ फंडेड, सेकंड इज द नॉन फंडेड। अगर आपके ऑब्लिगेशन मतलब आपकी लायबिलिटी को अगर फंड का सपोर्ट है तो हम उसको बोल देंगे फंडेड ऑब्लिगेशन। अगर आपके लायबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन को अगर फंड का सपोर्ट नहीं है तो हम उसको बोल देंगे नॉन फंडेड ऑब्लिगेशन। इट इज नॉट अ मैंडेटरी कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्लियर? और सेकंड चीज ये ध्यान रखना, ये प्लान असेट को हम बैलेंस शीट में असेट साइड कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लायबिलिटी साइड डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आगे अगर मैं बढ़ूं तो क्या होगा, अब इंडिया स्टैंडिंग के रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग है। मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, जब भी आप प्लान असेट में इन्वेस्टमेंट करो तो आपको उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न अभी से कैलकुलेट कर लेने का। मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने 100 रुपए का डिबेंचर परचेस किया, डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8% एंड वो डिबेंचर है ना वो लिस्टेड है, मतलब मुझे ये तो पता है कि एवरी ईयर 8-8 रुपए तो मिलेगा प्लस थोड़ा फेयर वैल्यू का बेनिफिट भी मिलेगा, पर मुझे लग रहा है कि इस कंपनी का कुछ फेयर वैल्यू ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, तो मैं ऐसा बोलूं मेरा यहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होगा वो एक्सपेक्टेड रिटर्न जस्ट 8 रुपए का है। अच्छा, जब इन्वेस्टमेंट करूंगा तब मैं ऐसे एंट्री करूंगा, प्लान असेट अकाउंट डेबिट कितने रुपए, तो प्लान असेट अकाउंट डेबिट 100 रुपए, टू बैंक अकाउंट कितने रुपए, 100 रुपए। अच्छा, एक्सपेक्टेड रिटर्न का भी आप एंट्री कर दोगे, एंट्री करोगे प्लान असेट अकाउंट डेबिट 8 रुपए टू एक्सपेक्टेड रिटर्न जो यहां पे आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलने वाला था, इंटरेस्ट इनकम 8 रुपए, पर मैंने चेक किया तो एक्चुअली इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा 110। तो अगर मैं टोटल मेरा रिटर्न कैलकुलेट करूं पूरे साल में, तो कहने से एक तो मुझे इंटरेस्ट का बेनिफिट मिला 8 रुपए का, दूसरा कहने से मुझे एक फेयर वैल्यू का बेनिफिट मिला कितने रुपए का, 2 रुपए का, मतलब कहने से मैंने सोचा था 8 पर मिला 10। देखो समझो, आपका एक्सपेक्टेड ऑलरेडी था 8, एक्चुअल में 3 पॉसिबिलिटी, एक्चुअल 8 के सामने 8 भी निकले, 8 के सामने 10 भी निकले, 8 के सामने 6 भी निकले। अब आपको याद आना चाहिए, परफेक्ट समझना मैं क्या बोल रहा हूं। 8 के सामने 8 निकले, नो टेंशन, पर 8 के सामने अगर 10 निकला, हाँ समझना इंडिया से याद करो, एक्चुअल अजम्पशन चेंज होने की वजह से अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ता था तो उसको मैं एक्चुअल लॉस बोलता था, पर अगर आपकी लायबिलिटी कम होता था तो मैं उसको क्या बोल रहा था, एक्चुअल गेन बोल रहा था। हाँ के ना, यहां पे भी ऐसा ही हुआ, ये लोग बोल रहे आप सोच रहे थे 8 बट आपको मिला 10, मतलब कहने से आपके एक्सपेक्टेड से, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल, आपके एक्सपेक्टेड से कहने से फ्रेंड्स आपको 2 रुपए ज्यादा मिला, एंड अगर 2 रुपए ज्यादा मिला तो सिंपल इसको मैं बोल दूंगा ये हुआ मेरे लिए एक्चुअल गेन हुआ। क्या हुआ, एक्चुअल गेन हुआ। मैंने सोचा था 8 पर मिला 6, मतलब कहने से मेरी सोच से मुझे कुछ कम रिटर्न मिला, एंड अगर कम रिटर्न मिला तो इसको मैं बोल दूंगा एक्चुअल लॉस। क्लियर? अब बहुत सारी फैकल्टीज है ना, इसको एक फॉर्मेट के फॉर्म में करवाता है। मुझे इतना समझाओ, आप में अगर एक प्लान असेट का एक अकाउंट बनाओ, प्लान असेट मतलब कहने से एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट हुआ। हाँ, मुझे इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कैसा होगा वो समझाओ ना, ओपनिंग बैलेंस कहने से डेबिट साइड होगा। अच्छा, आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना, तो वो भी डेबिट साइड होगा। अच्छा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट को ये लोग बोल रहे हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन। एक मिनट, करंट सर्विस कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन की अमाउंट दोनों अलग हो सकता है। सर दूसरी बार बोलो तो, फिर से बोल रहा हूं, करंट सर्विस कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन की अमाउंट अलग हो सकता है। सर पता नहीं चला, पीएनएल में से मैंने 100 रुपए निकाला है, दिस इज माई करंट सर्विस कॉस्ट, पर उसका मतलब मुझे 100 रुपए ही इन्वेस्टमेंट करना, इट इज नॉट अ मैंडेटरी। मैं इन्वेस्टमेंट जस्ट 80 का कर रहा हूं, तो मैं कंट्रीब्यूशन अमाउंट इज 80। एक लाइन बोल रहा हूं, 100 रुपए से लायबिलिटी बढ़ेगा
पर मेरी असेट 100 से बढ़ेगा ऐसा नहीं होगा। मैं इन्वेस्टमेंट अगर 80 का ही कर रहा हूं तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ेगा, जस्ट 80 रुपीज से। क्लियर? ओपनिंग बैलेंस प्लस कंट्रीब्यूशन। अच्छा, मुझे इतना बताओ, अगर आप कहने से एम्प्लॉइज को पेमेंट्स करोगे तो उसके लिए आपको असेट को बेचना पड़ेगा, या असेट को बेचना पड़े तो असेट का अकाउंट क्रेडिट करना पड़े, तो सिंपल बेनिफिट्स पेड यहां पे क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। गेन होगा तो असेट बढ़ेगा, तो यहां पे डेबिट लिख रहा हूं। लॉस होगा तो कहने से असेट कम होगा, एंड फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। अब बहुत सारी फैकल्टीज इस पर फॉर्मेट बनाती है, क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट प्लस कंट्रीब्यूशन प्लस सॉरी कंट्रीब्यूशन के बाद आपका होगा दैट इज नथिंग बट माइनस बेनिफिट्स पेड प्लस और माइनस गेन और लॉस, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। ये कुछ नहीं हुआ यार, मैंने जस्ट एक अकाउंट में से इसको एक फॉर्मेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैं यहां पे था एक्चुअल गेन और एक्चुअल लॉस, एंड अगर आपको अगेन मैं बोल दूं, ये एक्चुअल गेन और एक्चुअल लॉस कभी भी आपको पीएनएल में लेके नहीं जाने का, उसको लेके जाना पड़ेगा ओसीआई में, एंड उसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल नॉट पॉसिबल। क्लियर? ये तो अभी अभी मैंने 15 मिनट पहले बोला था, अब आपको याद नहीं है पर मुझे याद है, मैंने जब उसकी थियोरी लिखवाई थी ना तब मैंने बोला था इस पॉइंट को मैं बाकी रख रहा हूं। देखो अब वो लाइन पढ़ो, मैंने क्या बोल रहा, एक्चुअल गेन और लॉस में रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज और डिक्रीज आइदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एंड द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट। मतलब आपका जो गेन और लॉस है वो लायबिलिटी साइड भी हो सकता है, एंड वो आपका कहां पे भी हो सकता है, असेट साइड भी हो सकता है। वो आपको एकदम फोकस करने का। अब हुआ क्या पता है, मैं प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट बोलो, किस किस चीज को सेट ऑफ करना है। ये मेरी बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में से डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में से कहना से आप प्लान असेट तो करोगे ही करोगे। क्लियर? अच्छा, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपका कहने से डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में एवरी ईयर उसका पेमेंट डिले करो तब इंटरेस्ट का एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे, यानी आपको ये कहने से प्लान असेट में से इंटरेस्ट का इनकम भी मिल सकता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट इनकम को कभी भी अलग अलग नहीं दिखाने का, इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट इनकम को ऑलवेज सेट ऑफ करके दिखाने का। दूसरा चीज बोलो, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही कहने से ओसीआई होगा, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम, यानी ये ओसीआई में कहने से आपका क्या हो सकता है, एक्चुअल गेन और लॉस भी हो सकता है। अगेन बोलो, एक्चुअल गेन और लॉस दो साइड हो सकता है, एक डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के साइड, अनेक प्लान असेट के साइड। आपको याद नहीं होगा, मेरा ओरिजिनल लायबिलिटी जो था ना वो 196 था, याद करो। मेरा जो रिवाइज लायबिलिटी आया था ना वो 225 था। तो कहने से फ्रेंड्स मेरा यहां पे एक्चुअल लॉस आया था, कितने रुपीस का लॉस आया था, 29 का। मेरा ओरिजिनल प्लान असेट पर मैंने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था ना, यहां पे लिखू, मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो था ना वो मान लो 8 रुपए था, पर बॉस मेरा जो एक्चुअल रिटर्न था ना वो एक्चुअल रिटर्न कहने से 10 रुपए था। कहने से मेरे सोच से ज्यादा 2 रुपए मिले, और अगर ये 2 रुपए ज्यादा मिले तो फ्रेंड्स हम इसको क्या बोलते थे, एक्चुअल गेन बोलते थे। सिंपल बोलूं, इस पर्टिकुलर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के लिए मेरा लॉस 29 का है, पर मेरा गेन था वो 2 रुपए का है, तो मैं सिंपल नेट एक्चुअल लॉस रिकॉर्ड करूंगा 29 माइनस 2 27। अगेन बोल रहा हूं कहां पे लेके जाऊंगा, ओसीआई में, एंड जिसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल इज नॉट पॉसिबल। दुनिया में 3 चीज याद रखो, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एंड प्लान असेट को सेट ऑफ करते हो तो वो ऑब्लिगेशन की इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट, प्लान असेट की इंटरेस्ट इनकम को भी सेट ऑफ करने का। वो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में अगर कोई भी एक्चुअल गेन के एक्चुअल लॉस आ रहा है, कि आपका प्लान असेट में भी अगर कोई भी एक्चुअल गेन के लॉस आ रहा है तो उसको भी आपको सेट ऑफ करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, सिंपल। अभी तक मैंने क्या समझा वो समझो। सबसे पहले मैंने आपको ये समझा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन, वन इज अ फंडेड एंड दूसरा इज अ नॉन फंडेड। फंडेड मतलब व्हाट, अगर आपके ऑब्लिगेशन को फंड का सपोर्ट है तो उसको बोल देने का फंडेड ऑब्लिगेशन, पर अगर आपके ऑब्लिगेशन को फंड का सपोर्ट नहीं है तो उसको क्या बोल देने का, नॉन फंडेड ऑब्लिगेशन। इट इज नॉट अ मैंडेटरी कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पे करना है, कितना करना है, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट्स योर टोटली योर चॉइस। आपको जितना इन्वेस्टमेंट करना है करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोल दूंगा मैं, प्लान असेट बोल दूंगा। प्लान असेट बैलेंस शीट में कभी भी असेट सेट नहीं दिखाओगे, प्लान असेट ऑब्वियसली आप कहां पे दिखाओगे, लायबिलिटी में से माइनस करके। जिस मोमेंट पे इन्वेस्टमेंट करो उसी मोमेंट पे चेक कर लो कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट होगा, कितना होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न को एक्चुअल रिटर्न के साथ कंपेयर करो,
अगर आपने एक्सपेक्ट किया था 8, एक्चुअल भी मिले 8, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने एक्सपेक्ट किया था 8 पर आपको मिल रहा है 10, उसका मतलब आपकी सोच से कुछ 2 रुपए ज्यादा मिल रहा है, तो वो आपके लिए एक्चुअल गेन है। आपने एक्सपेक्ट किया था 8 पर अगर मिल रहा है 6, तो सिंपल आपकी सोच से कुछ 2 रुपए कम मिल रहा है, वो आपके लिए एक्चुअल लॉस है। एक्चुअल गेन और एक्चुअल लॉस दो जगह पे आ सकते हैं, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में और प्लान असेट में। दोनों को आपको सिंपली सेट ऑफ करके नेट अमाउंट अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करना है, उसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल पॉसिबल नहीं है। अब सिंपल फॉर एकेडमिक पर्पस मैं आपको थोड़े रूल बोल दूं, दैट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करने का, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। मैं पहली लाइन ही लिख देता हूं, इफ नथिंग इज गिवन, तो फॉर एकेडमिक पर्पस हम 3 अजम्पशन लेंगे। कौन से 3 अजम्पशन? सिंपल समझ लेना, मेरा जो कंपाउंडिंग होगा ना, वो कंपाउंडिंग होगा वो 2 टाइम्स होगा। क्लियर? दूसरा अजम्पशन सुन लेना, हमने जो भी कंट्रीब्यूशन को सेकेंड लैंग्वेज में बोलूं तो हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड बेनिफिट्स का पेमेंट मतलब हम जो इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, क्लियर, वो दोनों एग्जिट कब हुआ होगा? तो इन द मिडल ऑफ द ईयर होगा। क्लियर? एंड तीसरा मैं बोल दूं, आपको जो रेट दिया होगा, गिवन रेट इज ऑलवेज इफेक्टिव इंटरेस्ट। मतलब आपको जो अंदर जो रेट दिया है वो ऑलवेज कौन सा दिया होगा? इफेक्टिव दिया होगा। लाइक समझो मैं क्या बोल रहा हूं, 3 अजम्पशन फॉर एकेडमिक पर्पस ले रहा हूं। अगर कुछ नहीं दिया है तो कंपाउंडिंग होगा वो 2 बार होगा। आपका जो भी कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स का पेमेंट होगा वो एग्जैक्ट कब होगा? इन द मिडल ऑफ द ईयर। एंड आपको जो क्वेश्चन में रेट दिया होगा वो कैसा दिया होगा? एग्जैक्ट आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया होगा। लाइक मैं समझो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट था 100 रुपए का, तो वहां पे पहले जो रिटर्न मिलेगा ना वो 6 मंथ्स के लिए मिलेगा। एंड 6 मंथ्स के लिए अगर मैं रिटर्न कैलकुलेट करूं, एंड वो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारा 10% के हिसाब से था, तो कहने से हमको 5 रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो हमारा बैलेंस यहां पे हो जाएगा 105 का। बाकी के 6 महीने के लिए हमको जो भी रिटर्न मिलेगा वो 105 का 5% के हिसाब से 5.25 मिलेगा। मतलब कहने से हमारा जो रिटर्न हुआ वो 110.25 हुआ। कोई यहां पे पूछे व्हाट इज योर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दैट इज नथिंग बट 10.25। पर व्हाट इज योर नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो माय नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट 10%। मैंने 2 पॉइंट कवर कर लिया। कंपाउंडिंग चेक करो, मैंने 2 बार किया। एंड गिवन रेट मतलब क्वेश्चन में मुझे ऑलवेज 10.25 देंगे, उसके हिसाब से आपको 10 निकालना पड़ेगा। तो कहने से उसके लिए आपको एक फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसकी फॉर्मूला कुछ ऐसी है, 1 + R/M raised to m - 1। R is nothing but rate of interest and M is nothing but number of compounding। एंड हमारे वहां पे कंपाउंडिंग कितनी बार होने वाला है? तो क्या 2 बार। क्लियर? ये सिंपल आपको आराम से मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज, अगर मैंने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया है मान लो 80 रुपए का, पर मैंने कुछ बेनिफिट्स का पेमेंट किया है 20 रुपए का, तो कहने से मेरा 60 रुपीज से असेट बढ़ेगा। वो जो 60 रुपीज से जो भी असेट बढ़ा, उस पर जो मुझे रिटर्न मिलेगा ना, वो फ्रेंड्स रिटर्न मुझे जस्ट 6 महीने का ही मिलेगा। 6 महीने का सिंपल बोलो तो जस्ट 5% ही मिलेगा। सर क्यों ऐसा? क्योंकि ये सेकंड वाले में मैंने आपको लिखवाया था कि कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स का जो भी पेमेंट होगा वो फ्रेंड्स आपका एग्जैक्ट कब होने वाला है? तो कि इन द मिडल ऑफ द ईयर। मैं अभी भी आपको याद करवा दूं, अगर फॉर एकेडमिक पर्पस अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है तो हम 3 अजम्पशन लेंगे। कंपाउंडिंग 2 बार होगा, मतलब सिंपल आपको 2 बार रिटर्न मिलेगा 6 महीने के हिसाब से। आपका कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स का जो भी पेमेंट होगा वो एग्जैक्ट इन द मिडल ऑफ द ईयर होगा। एंड आपका गिवन रेट इज ऑलवेज इफेक्टिव, एंड उसके हिसाब से आपको नॉर्मल रेट निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। 1 + R/M raised to m - 1 करके एक फॉर्मूला है। क्लियर? अभी मैंने आपको कितना समझाया वो सब कुछ मैं आपको लिखवा दो। सिंपल फ्रेंड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन, वन इज अ फंडेड ऑब्लिगेशन, दूसरा इज अ नॉन फंडेड ऑब्लिगेशन। अगर आपके ऑब्लिगेशन को फंड का सपोर्ट है तो वो फंडेड ऑब्लिगेशन है, अगर आपके ऑब्लिगेशन को फंड का सपोर्ट नहीं है तो वो नॉन फंडेड ऑब्लिगेशन है। इट इज नॉट अ मैंडेटरी का आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। कितना करना है, कहां पे करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। क्लियर? जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने का,
एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए मैं सिंपल आपको बोल दूं, फॉर एकेडमिक पर्पस वी आर टेकिंग 3 अजम्पशन इफ नथिंग इज गिवन। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दे कि आपका कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स का जो भी पेमेंट हुआ है वह एग्जैक्ट इन द मिडल ऑफ द ईयर, अरे एग्जैक्ट एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है, तो सिंपल आपको मिडल वाला अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन सा 3 अजम्पशन थे? पहला अजम्पशन कंपाउंडिंग होगा जो 2 बार होगा, कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स का जो भी पेमेंट होता है वो एग्जैक्ट इन द मिडल ऑफ द ईयर होता है, एंड गिवन रेट इज ऑलवेज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड उसके हिसाब से आपको रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? ये एक्सपेक्टेड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करोगे। अच्छा, एंड दोनों का जो भी डिफरेंस है वह एक्चुअल गेन और लॉस होगा, एंड मैंने पहले भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है, वह एक्चुअल गेन और लॉस सामने सेट ऑफ करके आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स टाइटल लगाओ, फंडेड एंड नॉन फंडेड, फंडेड and non-funded defined benefit obligation, funded and non-funded defined benefit obligation। क्लियर? चलो वहां पे लिखो फर्स्ट पॉइंट, एंटिटी कैन प्रोवाइड entity can provide for funds for requirement of defined benefit obligation। क्लियर? नेक्स्ट लिखना, इन केस funds being accumulated then it is called funded obligation। next, Ind AS 19 does not mandate Ind AS 19 does not mandate funds to be accumulated। क्लियर? इन्वेस्टमेंट करना वैसा कोई मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट लिखना, इन केस फंड्स आर नॉट बीइंग accumulated, such DBO is called non-funded DBO। क्लियर? अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? नॉन फंडेड डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। डन? ओके, नेक्स्ट टाइटल लगाना, प्लान असेट। नेक्स्ट टाइटल लगाना, प्लान असेट। इन वहां पे लिखना, accumulation of funds is in investments and certain बैंक बैलेंसेस। क्लियर? आपको जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करना है करो, कोई टेंशन नहीं है। सच असेट्स आर कॉल्ड
plan asset. This plan assets are not mandatory. आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा. क्लियर. एंड अगर कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको क्या करवा रहा हूं, जर्नल एंट्री सिखा रहा हूं. क्लियर. तो टाइटल लगा देना, जर्नल एंट्रीज फॉर प्लान असेट. जर्नल एंट्रीज फॉर प्लान असेट. एंड उसमें लिखना फर्स्ट कंट्रीब्यूशन टू प्लान असेट. फ्रेंड्स अगेन बोल रहा हूं, ये लोग नाम जस्ट दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन. इजी समझना है तो कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होगा, तो आप सिंपल एक्स्ट्रा जो असेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं कि यहां पे कंट्रीब्यूशन. तो एंट्री कर दो उसके लिए, प्लान असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. एंड नेक्स्ट लिखना मनी रिसीव्ड फॉर पेइंग ऑफ बेनिफिट्स. क्लियर. जब आपको अगर कोई एम्प्लॉयज को रुपए देना है और उसके लिए जब आप असेट को बेच दोगे तब एंट्री क्या करोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट. इन्वेस्टमेंट करते थे, यहां पे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लान असेट अकाउंट. तो यहां पे लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लान असेट अकाउंट. परफेक्ट. अच्छा अब लिखना दैट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए हम सब कुछ यहां पे लिखेंगे. तो टाइटल लगा देना रिटर्न ऑन प्लान असेट, ऐसा टाइटल लगाओ. रिटर्न ऑन प्लान असेट. वहां पे लिखना द रिटर्न ऑन प्लान असेट is interest, comma dividend and other revenue from the plan asset along with realized and unrealized gain or loss on the plan asset less any cost for administration of that plan. लाइक अगर आपने कुछ म्यूचुअल फंड के वहां पे इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपको एवरी कुछ ईयर कुछ पेमेंट करना पड़ेगा. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लान एंड एनी टैक्स पेएबल. अगर आपको कोई टैक्स का पेमेंट भी लग रहा है तो उसको भी आपको क्या कर देना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा. क्लियर. नेक्स्ट assumptions for calculation of expected return. क्लियर फ्रेंड्स, याद करो तीन अजम्पशन, वो तीन अजम्पशन में आपको यहां पे लिखवा रहा हूं. तो लिखो फर्स्ट, expected return is calculated on half yearly basis. क्लियर, मतलब सिंपल हमारी लैंग्वेज में बोलूं तो इसका कंपाउंडिंग जो होगा वो कितनी बार होने वाला है, तो क्या 2 बार होने वाला है. सेकेंड अगर हम चेक करें दैट इज नथिंग बट गिवन रेट
इज ऑलवेज इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हमको जो क्वेश्चन में देंगे वो ऑलवेज कौन सा देंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ही देंगे, एंड उसके हिसाब से आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो क्या एनुअल रिटर्न निकालना पड़ेगा. सो वी शुड कैलकुलेट एनुअल रिटर्न. हमको हमारे हिसाब से एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्लियर. तो उसके लिए मैं नीचे फॉर्मूला लिख दूं, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन एम रेस टू एम -1. क्लियर. नीचे लिख दो वेर आर इज इक्वल टू, फ्रेंड्स आपने फॉर्मूला एफ एम में किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एम इज नथिंग बट नंबर ऑफ कंपाउंडिंग. क्लियर. नेक्स्ट अगर हम चेक करें, expect it is always assumed for expected return contribution and benefits are paid in the middle of the year. क्लियर. अगर कुछ नहीं दिया है तो ये नॉर्मल हम एक अजम्पशन रखने वाले हैं कि अगर कुछ नहीं है तो सब कुछ कब हुआ है, इन द मिडल ऑफ द ईयर. क्लियर. फ्रेंड्स ये हमारा एक्सपेक्टेड हो गया. अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे, एंड अगर एक्चुअल ज्यादा है तो हमारे लिए एक्चुअल गेन होगा, एक्चुअल कम है तो हमारे लिए क्या होने वाला है, एक्चुअल लॉस होने वाला है. क्लियर. तो उसका नीचे लिख दे, the difference between the expected return on plan asset and the actual return on plan asset. क्लियर. एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल का जो भी डिफरेंस है इज एन एक्चुअल गेन और लॉस. क्लियर. जो भी डिफरेंस होगा वो हमारे लिए क्या होगा, एक्चुअल गेन और लॉस. एंड नेक्स्ट लिखना, इन प्रॉफिट एंड लॉस expenses of defined benefit plan are recorded net of expected return on plan asset. क्लियर. एंड नेक्स्ट एक चीज और लिख दो, दैट इज नथिंग बट एक्चुअल गेन और लॉस ऑन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन on defined benefit obligation and on plan asset
आर नेटेड ऑफ। क्लियर? वो दोनों को भी आपको क्या कर देना है, सामने सेट ऑफ कर ही देना है। परफेक्ट। तो बस आज यहां तक ही रखते हैं। मैं पहले आपको यहां तक का सब कुछ रिवाइज करवा दूं। फ्रेंड्स, इंड AS 19 नाम था एम्प्लॉय बेनिफिट। What is the meaning of employee? It may be a part-time, full-time, skilled, unskilled, including managing director and the whole-time director. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो किसका है, तो क्या मैन पावर एजेंसी का है। एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब, अच्छा वहां पे सिंपल बोल दो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। वहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कंसीडर करते थे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस कंसीडर नहीं करते थे। एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब व्हाट, तो कि एम्प्लॉय को दो या उसके रिलेटिव को दो, आइदर इन अ कैश दो या काइंड दो, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट दो, क्या आफ्टर एम्प्लॉयमेंट दो। ईसॉप हम वहां पे कवर नहीं करेंगे, रीजन हमारे पास उसके लिए एक स्पेसिफिकली इंड AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट करके था। सेकंड चीज में बोल दो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टर्मिनेशन एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ जो भी पेमेंट कर रहे हो आपके लिए शॉर्ट टर्म होगा। आफ्टर 12 मंथ जो भी पेमेंट कर रहे हो आपके लिए कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म होगा। एग्जिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो भी पेमेंट कर रहे हो आपके लिए टर्मिनेशन होगा। एंड आफ्टर रिटायरमेंट जो भी पेमेंट कर रहे हो आपके लिए कौन सा होगा, तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। Salary is the best example of short term. Retention bonus is the best example of long term. Pension is the best, आपका VRS is the best example of the termination and the pension is the best example of the post employment. Short term employee benefit का काउंटिंग स्टार्ट किया था। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब व्हाट, जिसका पेमेंट बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ्स कर देना है। उसको पूरे 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सैलरी, वेजेस एंड बोनस। दूसरा था शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस एंड तीसरा था दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान। सैलरी, वेजेस एंड बोनस का अकाउंटिंग बहुत सिंपल था, जब उसका पेमेंट कर दिया था तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करने का, पेमेंट करना बाकी है तो पेएबल क्रेडिट करने का, और अगर आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया तो आपको प्रीपेड एक्सपेंस में डालना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट को कभी भी डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है, पूरा खर्चा डेबिट हो जाएगा पीएनएल में, पर अगर वो स्पेसिफिक इंड AS कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहे थे वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लाइक समझो इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखा है, जब भी सेल्फ जनरेटेड एसेट के लिए अगर आप कोई भी लेबर को यूज कर रहे हो तो उसका एक्सपेंस कभी भी पीएनएल में डेबिट नहीं होगा, उसका एक्सपेंस ऑब्वियसली असेट की कॉस्ट में ही एड होने वाला है। आगे अगर मैं कंटिन्यू करूं तो क्या होगा, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस, उसके लिए सिंपल में याद करो, शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस के लिए 2 चीज था, एक था वेस्टेड एंड एक था नॉन वेस्टेड। वेस्टेड मतलब व्हाट, अगर लीव के सामने अगर आपको कैश का पेमेंट मिल रहा है तो आपके लिए वेस्टेड होगा, पर अगर लीव के सामने अगर आपको लीव का बेनिफिट मिल रहा है तो आपके लिए कौन सा होगा, तो क्या नॉन वेस्टेड होगा। इफ इट इज अ वेस्टेड तो आपको 100% खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पर इफ इट इज अनवेस्टेड तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको पास्ट एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सिंपल मैं आपको यहाँ पे ये भी बोल रहा हूं कि अगर क्यों वेस्टेड है तो 100%, बिकॉज वहां पे आपको पूरा कैश मिलने वाला है, तो कोई छोड़ने वाला नहीं है, सब लोग ले ही लेंगे। बट इफ इट इज अ नॉन वेस्टेड तो क्या चेक करोगे, पास्ट एक्सपीरियंस चेक करके लोगे। रीजन इट में भी पॉसिबल कोई लीव को यूटिलाइज करे या लीव को यूटिलाइज ना भी करे। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान में बहुत सिंपल था, जब आपको कोई एम्प्लॉय को प्रॉफिट शेयर करना है तो उसका ऑब्लिगेशन आपको आज से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था टर्मिनेशन बेनिफिट, अगर आप आपके एम्प्लॉय को उसको रिटायरमेंट डेट से पहले अर्ली रिटायर कर रहे हो या वो वॉलंटरीली कुछ अर्ली रिटायर हो रहा है, लाइक सिंपल बोलो बैंकिंग सेक्टर में ऐसा कुछ आया था, जब कंप्यूटराइजेशन आया तब तो आपको वहां पे VRS का पेमेंट करना पड़ेगा। VRS का पेमेंट नॉर्मली इमीडिएटली चार्ज कर देना पड़ेगा पीएनएल में, पर अगर कोई पेमेंट 12 महीने के बाद कर रहे हो तो उसको आपको प्रेजेंट वैल्यू पर डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। 2 चीज हम साथ में कर रहे थे, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सिंपल बोल दो जिसका पेमेंट 12 महीने के बाद होने वाला है। टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक था डीसीपी एक था डीबीपी। डीसीपी मतलब व्हाट, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, एंड डीबीपी मतलब व्हाट, द डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में क्या था, तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में जस्ट एवरी ईयर आपको कंट्रीब्यूट करते रहना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे कुछ नहीं होगा वंस यू हैव कंट्रीब्यूटेड। उसका एग्जिट अकाउंटिंग किसकी तरह होने वाला है, तो शॉर्ट टर्म की तरह होने वाला है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लान, स्टेट प्लान, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान एंड द इंश्योर्ड बेनिफिट प्लान। स्टेट प्लान कौन चलाएगा, तो गवर्नमेंट चलाएगा। मल्टी एम्प्लॉयर प्लान कौन होगा, तो एक से ज्यादा एम्प्लॉयर मिलकर रन करेंगे, पर वहां पे भी अगर वो अंडर कॉमन कंट्रोल वाले हैं तो वो अलाउड नहीं है, एंड वो स्पेसिफिकली अनरिलेटेड पार्टी होना चाहिए। एंड सेकंड चीज मैं आपको ये भी बोल दूं कि आपका वहां पे इंश्योर बेनिफिट प्लान कौन रन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। एम्प्लॉई की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा और वो फाइनली थर्ड पार्टी पर पास ऑन कर सकता है। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में क्या होगा, आपके पास 2 चॉइस है, आइदर आप एक्चुअली का रिपोर्ट ले लो, अगर आपको एक्चुअली का रिपोर्ट नहीं लेना है तो आप प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड भी यूज आप कर सकते हो। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड में करना क्या था, सबसे पहले आप एस्टिमेट कर लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके यूनिट निकाल दो। इट इज नॉट योर नॉर्मल डिस्काउंटिंग, इट इज योर रिवर्स डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग करके जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो आपके लिए करंट सर्विस कॉस्ट होगा। एवरी ईयर वहां पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते जाओ, आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का बैलेंस आपका मैच हो जाएगा। पर यस, अगर आपका अजम्पशन चेंज होने की वजह से अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको एक्चुअल लॉस बोलेंगे, आपका लायबिलिटी कम हो रही है तो हम उसको एक्चुअल गेन बोलेंगे। वो एक्चुअल लॉस और एक्चुअल गेन आपको इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है, वो इमीडिएटली रिकॉर्ड कहां पे करना है,
तो इमीडिएटली आप रिकॉर्ड कर दोगे अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में, जिसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल पॉसिबल नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन, वन इज अ फंडेड, दूसरा इज अ नॉन फंडेड। फंडेड ऑब्लिगेशन मतलब व्हाट, अगर आपके ऑब्लिगेशन को फंड का सपोर्ट है तो इट इज अ फंडेड, अगर आपके ऑब्लिगेशन को फंड का सपोर्ट नहीं है तो इट इज अ नॉन फंडेड। इट इज नॉट अ मैंडेटरी कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, कितना करना है जो भी आपकी इच्छा है वो करो। अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसको मैं बोल दूंगा प्लान असेट। प्लान असेट बैलेंस शीट में कभी भी असेट सेट दिखाना नहीं है, आपको लायबिलिटी में से क्या करके दिखाना पड़ेगा, माइनस करके दिखाना पड़ेगा। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड प्लान असेट का इंटरेस्ट इनकम भी सेट ऑफ करोगे। प्लान असेट में सबसे पहले आप एक्सपेक्ट रिटर्न कैलकुलेट करोगे। एक्सपेक्ट रिटर्न के लिए एकेडमिक पर्पस वी आर टेकिंग 3 assumption। गिवन रेट इज ऑलवेज इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, उसके हिसाब से आपको एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा। कंपाउंडिंग होगा जो 2 बार होगा, एंड कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स का जो भी पेमेंट होगा वो एग्जैक्ट इन द मिडल ऑफ द ईयर होगा। एक्सपेक्टेड को एक्चुअल रिटर्न के साथ कंपेयर करो, अगर एक्चुअल ज्यादा आ रहा है तो एक्चुअल गेन है, एक्चुअल कम आ रहा है तो एक्चुअल लॉस है। वो एक्चुअल गेन और लॉस भी आपको डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के एक्चुअल गेन और लॉस के सामने सेट ऑफ करके नेट एक्चुअल गेन और लॉस ओसीए में डालने का, जिसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल पॉसिबल नहीं है। क्लियर? आज के लेक्चर में यही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बहुत सारे सम्स करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.